So hello guys and welcome back to Marks Up. In this particular lesson, we are going to talk about gymnosperms and angiosperms in detail. हम लोग ऑलरेडी बेसिक क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात कर चुके हैं. आफ्टर दैट हम लोग एल्गी की बात कर चुके हैं जहां पर हमने ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी को काफी डिटेल में जाना. आफ्टर दैट हम लोग ब्रायोफाइट्स की बात कर चुके हैं जहां पर हमने लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस की बात की. उसके बाद हम लोग टेरिडोफाइट्स की भी डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़ चुके हैं जहां पर हमने हॉर्सटेल्स और फर्न्स की बात की. यहां पर हम जिम्नोस्पर्म को सबसे पहले देखेंगे इनिशियली एंड आफ्टर दैट हम लोग बढ़ जाएंगे टुवर्ड्स द फ्लावरिंग प्लांट जिनको हम एंजियोस्पर्म्स भी कहते हैं और इन दोनों का कंपैरेटिव अकाउंट भी हम लोग देखने वाले हैं. जो लास्ट टॉपिक है विच इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ प्लांट किंगडम, जहां से क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट आता है, जिसके एग्जांपल से एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, वो है आपका ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जहां पर आप हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में जानते हैं, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में जानते हैं और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पैटर्न के बारे में भी जानते हैं. और इनके एग्जाम्पल्स को जब आप याद करेंगे तो वहां से आपको एकदम डायरेक्टली 4 नंबर का क्वेश्चन अपने एग्जामिनेशन में आता हुआ दिख जाएगा. तो आज जो है आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एंड बहुत ही अच्छे तरीके से आप सारे के सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे. दैट इज अ श्योरिटी. एक छोटा सा टॉपिक बचा था आपका टेरिडोफाइट के अंदर विच इज द क्लासेस ऑफ टेरिडोफाइट. सो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी द टेरिडोफाइट्स आर बीन क्लासिफाइड इनटू 4 डिफरेंट क्लासेस. जो पहली क्लास है इसका नाम है साइलोप्सिडा. अब साइलोप्सिडा का एग्जाम्पल आपको याद नहीं करना है क्योंकि साइलोप्सिडा में इनिशियल 5 अल्फाबेट क्या है, साइलो, और इसका जो एग्जाम्पल है उसके नाम में भी इनिशियल 5 अल्फाबेट क्या है, साइलो, क्योंकि इसके एग्जाम्पल का नाम है साइलोटम. तो आई डोंट थिंक आप इसमें रेलेवेंस नहीं पता कर पाएंगे. बिल्कुल डायरेक्ट नाम है यार, साइलोप्सिडा एंड साइलोटम, तो आप इसको डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं. सिमिलरली जो सेकंड क्लास है आपकी, इसके एग्जाम्पल्स भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन लाइकोप्सिडा में आपको सिर्फ सेलाजिनेला नाम का एग्जाम्पल याद करना है जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं इन द टेरिडोफाइट. दूसरा एग्जाम्पल आपको याद नहीं करना है क्योंकि लाइको में इनिशियल जो 4 अल्फाबेट है वही इसके एग्जाम्पल में भी देखने को मिलेंगे, दैट इज लाइकोपोडियम. यानी लाइकोप्सिडा का एग्जाम्पल लाइकोपोडियम होगा, यह हम सुनते ही बता सकते हैं. थर्ड जो क्लास है इसका नाम होता है स्फेनोप्सिडा एंड इस स्फेनोप्सिडा का एग्जाम्पल क्या होगा, आपका इक्विसेटम. सो इस इक्विसेटम को जो है आपको ठीक तरीके से याद करना है. एंड जो चौथा आपका क्लास है दिस इज टेरोप्सिडा. अगर टेरोप्सिडा है तो टेरिस नाम आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, जैसे ड्रायोप्टेरिस, तो PTER जो है ये आपको देखने को मिलेगा. PTER देखो यहाँ पर ड्रायोप्टेरिस में आपको देखने को मिल गया. जो आपका टेरिस है इसमें तो आपको पूरा का पूरा टेरिस नाम ही देखने को मिल गया. सिर्फ एडियांटम आपको याद करना होता है. तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं आपको याद क्या क्या करना है. साइलोप्सिडा का एग्जांपल साइलोटम है, याद करने की कोई जरूरत नहीं है. लाइकोप्सिडा का एग्जांपल लाइकोपोडियम है, याद करने की जरूरत नहीं है. यहां पर आप सिर्फ सेलाजिनेला याद कर लीजिए. ओके, स्फेनोप्सिडा का एग्जांपल इक्विसेटम है, सिर्फ आप ये याद कर लीजिए. ओके, टेरोप्सिडा में टेरिस और ड्रायोप्टेरिस है, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है. सिर्फ एडियांटम आप लोग याद कर लीजिए. तो आपको सिर्फ ये 3 नाम यहां पर याद करने हैं. अदर देन दैट आपको कुछ भी याद नहीं करना है. आपको बस कोई पूछ ले कि सेलाजिनेला किस पर्टिकुलर क्लास ऑफ टेरिडोफाइट का मेंबर है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपका लाइकोप्सिडा का मेंबर है. इक्विसेटम किस पर्टिकुलर क्लास का मेंबर है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये स्फेनोप्सिडा का मेंबर है. दैट्स इट. इसके अलावा आपसे कोई भी भारी भरकम सवाल यहां से नहीं पूछा जाएगा. एनसीईआरटी की 2 लाइंस को अच्छे से यहां पर जो है इनके डायग्राम्स के साथ इलेबोरेट कर दिया गया है सो दैट यू कैन हैव अ बेटर ग्रेस्प एट ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स. अब हमारा जो टॉपिक ऑफ कंसर्न है ये है जिम्नोस्पर्म्स, और यहां से हमारे एडवांस प्लांट्स की जो है शुरुआत हो जाती है. टेरिडोफाइट में हमने कुछ चीज पढ़ी थी और वो चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी. टेरिडोफाइट में हमने देखा था एक टर्म जो थी सीड हैबिट. यानी टेरिडोफाइट में आपको 2 अलग अलग तरीके के क्या देखने को मिले थे, स्पोर्स देखने को मिले थे, मेगास्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स. तो ये जो 2 अलग अलग तरीके के स्पोर्स देखने वाली कंडीशन थी इसको हम हेट्रोस्पोरस कंडीशन बोल रहे थे, और ये हेट्रोस्पोरस कंडीशन आपकी सीड हैबिट को बढ़ावा दे रही थी. तो यहां पर जब आप जिम्नोस्पर्म्स को देखेंगे तो यहां पर आपके हेट्रोस्पोरस एकदम प्रचंड हो जाएंगे, बहुत ही ज्यादा मात्रा में आपको देखने को मिलेंगे. जैसे सिर्फ चुनिंदा टेरिडोफाइट के अंदर ही हेट्रोस्पोरस कंडीशन थी, जैसे कि सेलाजिनेला और साल्विनिया, जो कि आपके एग्जांपल के तौर पे पूछे भी जाते हैं नीट के अंदर. लेकिन जिम्नोस्पर्म्स में ज्यादातर प्लांट के अंदर हेट्रोस्पोरस कंडीशन ही देखने को मिलती है. तो इनके अंदर ये केस काफी कॉमन हो जाता है क्योंकि यहां पर आपके सीड का जो है ओरिजिन हो चुका है. तो टेरिडोफाइट के जो कुछ लास्ट ऑर्गेनिजम्स थे सबसे एडवांस, वहां पर सीड हैबिट की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन सीड्स आपको कहां पर देखने को मिले, जिम्नोस्पर्म्स में. इसीलिए इनके नाम को आप 2 अलग अलग टुकड़ों में तोड़ सकते हैं.
जिम्नोस्पर्म्स में जिम्नो का मतलब होता है नेकेड यानी नंगे पुंगे, यानी इनके ऊपर जो है कोई भी सीड कोट या सीड वॉल नहीं होगी। एंड स्पर्म्स का मतलब होता है स्पर्मा यानी सीड, यानी जिम्नो का मतलब क्या है, जिम्नो का मतलब है नेकेड यानी इनके ऊपर कोई आउटर कोट नहीं है, कोई भी सीड कोट नहीं है। एंड स्पर्मा का मतलब क्या होता है, सीड, यानी इनको आप क्या कह सकते हो, दीज आर द प्लांट्स विच आर हैविंग नेकेड सीड। और एनजीओ का मतलब इससे जस्ट उल्टा होता है, एनजीओ का मतलब होता है कवर्ड सीड्स, यानी वहां पर आपको सीड कोट देखने को मिलेगा, बहुत ही अच्छे तरीके से वहां पर आपको फ्रूट डेवलपमेंट भी होती हुई दिखाई दे जाएगी, जो कि सीड को क्या करता है, कोट करता है, राइट। तो जिम्नोस्पर्म्स के बारे में डिटेल यहां पर हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो जिम्नोस्पर्म जैसा मैंने आपको बताया, इसके नाम में ही सब कुछ है। जिम्नो का मतलब होता है नेकेड और स्पर्मा का मतलब होता है सीड, यानी ये ऐसे प्लांट्स हैं जहां पर ओव्यूल्स जो है दे आर नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज्ड बिफोर और आफ्टर फर्टिलाइजेशन। यानी फर्टिलाइजेशन होने से पहले भी सीड आपके नेकेड थे, यानी ओव्यूल्स आपके नेकेड थे, और यही ओव्यूल्स आगे चल के क्या बनते हैं, यही ओव्यूल्स आगे चल के आपका सीड बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो भी आपके क्या होंगे, नेकेड होंगे। ओके, यानी यहां पर जो है ओव्यूल, इसके ऊपर कोई ओवरी वॉल नहीं होगी, और जो आपका सीड बनेगा ये मैच्योर होने के बाद, फर्टिलाइज होने के बाद, उसके ऊपर भी कोई पर्टिकुलर सीड कोट या सीड वॉल आपको देखने को नहीं मिलेगी। ओके, सीड दैट डेवलप्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड, दे आर ऑल्सो नेकेड, यानी आपके जो ओव्यूल हैं बिफोर फर्टिलाइजेशन, जिनके पास मेल गैमेट आएगा, ये तो नेकेड है ही, लेकिन इनके एंड में यानी इस फर्टिलाइजेशन का जो प्रोडक्ट है सीड, ये भी आपका नेकेड है, क्योंकि जिम्नो का मतलब ही क्या होता है, नेकेड होता है, तो यहां पर आपको वॉल देखने को नहीं मिलेगी, एज सिंपल एज दैट। जो सबसे कॉमन एग्जांपल्स है जिम्नोस्पर्म्स के, उनमें से सबसे कॉमन एग्जांपल आता है आपका साइकस, और ये साइकस आपने कॉलेजेस में, स्कूल्स में बहुत ज्यादा देखा होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है आपका ये पाया जाता है इन द कॉमन एरियाज ऑफ इंडिया, यानी जो आपका मीडियन पार्ट है इंडिया का, या जो थोड़ा नॉर्दर्न पार्ट है, उसमें आपका साइकस बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ऐसे इलाके जहां पे ठीक ठाक आपका टेम्परेचर रहता है, मीडियम टू अ लिटिल बिट हाई टेम्परेचर, वहां पर आपको साइकस देखने को मिल सकता है, क्योंकि गर्मी टॉलरेट कर सकता है, इनकी पिन लाइक लीव्स होती है, राइट। तो इस प्रकार से इनकी पिन लाइक लीव्स होंगी, तो ये आपके नॉर्मली गार्डन्स वगैरह में या फिर आपके ग्राउंड्स वगैरह में देखने को मिल सकते हैं। यूजुअली ये बहुत सुंदर भी दिखाई देते हैं, तो इन्हें एज एन ऑर्नामेंटल प्लांट भी आपके स्कूल या कॉलेज प्रेमिसेस में उगाया जाता है। यहां पर एक खास बात है कि सी फॉर साइकस एंड सी फॉर यहां पर क्या देखने को मिलती है, इनकी बहुत ही ज्यादा मोटी कोरोलॉइड रूट देखने को मिलती है, कोरोलॉइड रूट देखने को मिलती है, राइट। ये कोरोलॉइड रूट क्या होता है, ये मैं आपको थोड़ा सा आगे समझाऊंगा, लेकिन यहां पर आप इस बात को याद रख लीजिए कि जो साइकस है, इसमें आपको सी फॉर कोरोलॉइड रूट देखने को मिलेगी। ये जो साइकस है, ये आपका जब डेवलप्ड हो जाता है, तो हो सकता है आपने ये वाला साइकस ना देखा हो, जिसमें ओव्यूल्स आपके बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, आपने नॉर्मल साइकस ही देखा होगा। यूजुअली इसके रिप्रोडक्टिव फेज बहुत कम ही लोगों ने देखे हुए होते हैं, राइट। तो यहां पर आपके ओव्यूल्स जो हैं आपको दिखाई दे रहे हैं। फिर ये जो ओव्यूल्स हैं, इनको आप अगर काटेंगे तो इसके अंदर जो है आपका गैमीट फर्दर आपको दिखाई दे जाएगा, राइट। सो दिस इज द साइकस, जो कि आपको कॉमनली देखने को मिल सकता है आपके घर के आसपास में भी। तो यहां पर अगर आप देखेंगे कि जिम्नोस्पर्म किस तरीके से एंजियोस्पर्म से डिफरेंट है, तो आपको ज्यादा इसके डिटेल्ड एनालिसिस में नहीं जाना है, हालांकि मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूं कि यहां पर कुछ सेल्स जो होते हैं, दिस इज मेगास्पोरोसाइट। मेगास्पोरोसाइट मतलब जो आपका फीमेल गैमीट तैयार करेगा, ये न्यूसिलस सेल्स होते हैं, जिन्हें आप न्यूसिलार सेल्स भी बोलते हैं। तो कुछ न्यूसिलर सेल्स जो होते हैं ये डिफरेंशिएट हो जाते हैं, कुछ न्यूसिलर सेल्स डिफरेंशिएट हो जाते हैं, और यही डिफरेंशिएट होकर डिवाइड करके क्या बनाते हैं, आपका फीमेल गैमीट तैयार करते हैं, यानी आपका एम्ब्रियो सैक वगैरह तैयार करते हैं। इसके चारों ओर कवर लगा रहता है, जिसे आप क्या बोलते हैं, इंटेग्यूमेंट, ओके, जिसे आप इंटेग्यूमेंट बोलते हैं। लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो कोई ओवरी वॉल नहीं है, नो ओवरी वॉल, यानी सीड कैसा हो गया या ओव्यूल कैसा हो गया, नंगा पुंगा हो गया। तो जिम्नोस्पर्म का ओव्यूल कैसा हुआ, कोई ओवरी वॉल इसके ऊपर नहीं है, तो ये आपका नेकेड हो गया। लेकिन अगर आप एंजियोस्पर्म के ओव्यूल को देखते हैं, तो एंजियोस्पर्म के ओव्यूल में न्यूसिलर सेल्स भी है, मेगास्पोरोसाइट्स भी हैं, और यहां पर आपके इंटेग्यूमेंट्स की तो एक एक्स्ट्रा लेयर है ही, लेकिन इसके साथ साथ ओवरी वॉल भी प्रेजेंट है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस ओवरी वॉल, ये किस में आ गया, एंजियो में आ गया। ये अब नेकेड नहीं है, इट इज नॉट नेकेड, राइट, इट इज नॉट नेकेड। सो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में ये फर्क होता है कि एंजियोस्पर्म का जो ओव्यूल है ये आपका कवर्ड होगा विद ओवरी वॉल, जबकि जिम्नोस्पर्म का जो ओव्यूल है ये ओवरी वॉल से कवर्ड नहीं होगा। एंड सिमिलरली इसके सीड भी नेकेड होंगे,
एंड अल्टीमेटली इसके सीड भी क्या होंगे, इनके ऊपर भी आपको कवर देखने को मिलेगा। सो दिस इज अ बिट कंपैरिजन, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि इन दोनों को अलग अलग आपकी कैटेगरीज में क्यों रखा गया है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म क्यों डिफरेंट है। दूसरा, यहां पर अगर आप जिम्नोस्पर्म्स को देखेंगे तो इनमें मीडियम साइज्ड ट्रीज भी हो सकते हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था साइकस। तो साइकस का प्लांट जो है, अगर आप उसे कभी देखेंगे, अगर वो जमीन से उगा हुआ है तो आपके घुटनों तक की उसकी हाइट हो सकती है, या फिर आपकी थाइस तक की, यानी नॉर्मल हाइट होती है इसकी 2 फीट 3 फीट के आसपास। तो आप जो है इसे मीडियम साइज्ड ट्री बोल सकते हैं, काइंड ऑफ, राइट। और यहां पर टॉल ट्रीज और श्रब्स भी आपके देखने को मिल सकते हैं, राइट, यानी कि झाड़ी जैसे भी दिख सकते हैं जैसे साइकस है, और बड़े बड़े ट्रीज भी हो सकते हैं जैसे कि आपका पाइनस है, सेड्रस है, एफेड्रा है, ये बड़े बड़े ट्रीज होते हैं। और सबसे बड़ा जो इसमें ट्री देखने को मिलता है ये है आपका सिकोया, जिसे आप बोलते हैं जाइंट रेडवुड ट्री, और ये आपकी वन ऑफ द मोस्ट टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज है, और जिम्नोस्पर्म का ये सबसे लंबा पेड़ होता है। यहां पर आप देख रहे हैं सिकोया गाइगेंटिका, ओके, इसको क्या बोलते हैं, सिकोया गाइगेंटिका। और गाइगेंटिका इसे क्यों बोला, क्योंकि ये जाइंट ट्री होता है, राइट, जाइंट रेडवुड ट्री, जो जाइंट से उठाया गया है वर्ड गाइगेंटिका, जिसका साइज बहुत लंबा होता है, ओके, जिसका साइज बहुत लार्ज होता है, इसीलिए इसे गाइगेंटिका बोल के रिप्रेजेंट किया गया। यहां पर आप देख सकते हैं कितने सारे लोग खड़े हैं, और इन लोगों के कंपैरिजन में आपके प्लांट की जो हाइट है और प्लांट की जो मोटाई है वो कितनी ज्यादा है। और इस प्लांट को रोकने के लिए, इस प्लांट को जमीन में बरकरार रखने के लिए, ये प्लांट आपका स्टेबलाइज रहे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लंबा है, अराउंड 100 मीटर से भी ज्यादा इसकी हाइट होती है। तो अगर आपको इसको रोकना है जमीन में तो आपको टैप रूट सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, यानी टैप रूट सिस्टम आपकी रूट को अंदर तक पहुंचाता है, जबकि फाइब्रस रूट सिस्टम आपका इस प्रकार से रूटिंग करके रखता है। आपको बहुत ज्यादा डीप पेनिट्रेट करवाना है अपनी रूट को, तभी आप क्या कर पाओगे, तभी आप जो है अल्टीमेटली सस्टेन कर पाओगे इतने बड़े प्लांट को, और इसे गिरने से बचा पाओगे। तो ये बात एकदम कॉमन है कि यहां पर जो लंबे ट्रीज होंगे उनमें टैप रूट सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, तो जनरली टैप रूट देखने को मिलता है, राइट। ये बात हमारी कॉमन सेंस से क्लियर हो जाती है। एज वेल एज जो रूट्स होती हैं ये अलग अलग प्रकार की एसोसिएशंस भी बना सकती हैं, जैसे कुछ जो आपके जिम्नोस्पर्म्स है ये फंगल एसोसिएशन बना सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा। ये बात हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में ही कर चुके हैं। यानी जैसे पाइनस है, पाइनस इतना ज्यादा डिपेंडेंट होता है फंगस के ऊपर कि अगर आप बोल दो पाइनस के सीड को कि तुम्हारे आसपास कोई फंगस नहीं है, कोई माइकोराइजा तुम नहीं बना पाओगे, तो ये भी चांसेस हैं कि पाइनस का सीड जो है वो ग्रो ही ना करे, जर्मिनेट ही ना करे। ये भी केसेस आपको देखने को मिले हैं। इसे आप क्या कहते हैं, ऑब्लिगेट रिलेशनशिप या फिर कंपल्सरी रिलेशनशिप। यानी ये तभी जर्मिनेट करेगा पाइनस का सीड जब इसे पता होगा कि इसके आसपास कोई फंगस मौजूद है। क्यों? क्योंकि फंगस का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द हाइफे। फंगस के जो हाइफे और फंगस के जो माइसीलियम होते हैं ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि पाइनस की रूट को ज्यादा एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि वो बेहतर वाटर और मिनरल एब्जॉर्प्शन कर पाए। अगर आपके पाइनस के पास ये माइकोराइजल एसोसिएशन नहीं है, उसके साथ कोई फंगस एसोसिएटेड नहीं है, तो आपका पाइनस कभी भी सस्टेन नहीं कर पाएगा। वो एक कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी गुजारेगा जिसमें वो बिल्कुल भी प्रोडक्टिविटी नहीं दिखा पाएगा। इसीलिए इसको जरूरत है एक फंगस की, राइट। तो ये जो पाइनस है, इस पाइनस की रूट्स जो है ये माइकोराइजल एसोसिएशन बनाती है। यहां पर अगर आप देखेंगे ये आपकी रूट है जो कि जा रही है यहां पर, और इस रूट के साथ ये छोटे छोटे एसोसिएटेड फॉर्म्स क्या है, ये छोटे छोटे एसोसिएटेड जो फॉर्म्स हैं ये हाइफे हैं, या फिर आप कह सकते हैं अगर ये ब्रांच हैं तो ये आपके माइसीलियम है, किसके, फंगस के। तो हाइफे और माइसीलियम एब्जॉर्प्टिव एरिया इसका बढ़ाते हैं। तो पाइनस की रूट्स क्या करती है, माइकोराइजल एसोसिएशन बनाती है, यानी हायर प्लांट की रूट्स। और माइको का मतलब क्या था, मैंने आपको बताया था, माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंगस। तो माइको का मतलब ही फंजाई होता है, तो इसमें आपको याद करने की कोई खास आवश्यकता नहीं है। यहां पर आपको क्लियरली दिखाया हुआ है कि ये वाला जो मेन पार्ट है ये क्या है, आपकी रूट है, जबकि इसके ऊपर आपका हाइफल एसोसिएशन दिखाया हुआ है कि ये आपका हाइफल एसोसिएशन है, ये आपके हाइफे हैं जो कि सरफेस एरिया को बढ़ा रहे हैं सेवरल फोल्ड्स। सिमिलरली जो आपका साइकस था जिसमें मैंने आपको बताया था C4 साइकस एंड C4 कोरोलॉइड रूट्स, तो साइकस की जो छोटी छोटी सी रूट्स होती हैं ये नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएट कर लेती हैं। तो यहां पर आप ट्रिपल सी नाम से इसे याद कर सकते हो, ट्रिपल सी। पहला सी जो है इसका मतलब है साइकस, दूसरा जो सी है इसका मतलब है कोरोलॉइड रूट्स, और तीसरा जो सी है इसका मतलब है साइनोबैक्टीरिया। तो आपको याद ही नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि साइकस को नाइट्रोजन फिक्स करके देनी पड़ती है किसी ना किसी को। अब देखो प्लांट है तो प्लांट को नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की जरूरत है। इसको क्या करना है, इसको अमीनो एसिड्स भी बनाने हैं, जिसके लिए इसे अमीनो ग्रुप लगेगा, और अमीनो ग्रुप कौन बनाएगा, अमीनो ग्रुप आपका नाइट्रोजन बनाएगा।
इसे नाइट्रोजनस बेस भी बनाने हैं, अब नाम में ही नाइट्रोजनस बेस है तो नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी। इसे न्यूक्लियोटाइड भी बनाने हैं जिसमें अगेन नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी। इसको अपनी बॉडी में अलग अलग कंपोनेंट्स तैयार करने हैं, प्रोटीन भी बनाने हैं, तो इसको किसकी जरूरत है? नाइट्रोजन की जरूरत है। एंड ये जो फिक्स्ड फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन होता है ये प्लांट अपने हिसाब से नहीं तैयार कर पाता, क्योंकि नाइट्रोजन जैसा मैंने आपको बताया था इट इज एन ट्रिपल बॉन्ड एन। इन तीनों कोवेलेंट बॉन्ड्स को तोड़ना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। हमारी बॉडी के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो इन तीनों कोवेलेंट बॉन्ड्स को तोड़ पाए। ये सिस्टम सिर्फ और सिर्फ कुछ चुनिंदा बैक्टीरियाज के अंदर ही प्रेजेंट है, प्रोकैरियोट्स के अंदर ही प्रेजेंट है। जैसा आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम में एक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में एक डायग्राम देखा था हेटेरोसिस्ट का, जहां पर नॉस्टॉक दिखाया हुआ था आपको। ओके, एनसीईआरटी का सेकंड डायग्राम है आई थिंक वो सेकंड चैप्टर में, तो वहां पर आपको नॉस्टॉक के वेजिटेटिव सेल्स और हेटेरोसिस्ट सेल्स दिखाए हुए थे और नीचे लिखा हुआ था कि हेटेरोसिस्ट जो सेल्स होते हैं दे आर द स्पेशलाइज्ड सेल्स जो कि आपके नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो जो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं वो इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, राइट, इस एन ट्रिपल बॉन्ड एन को तोड़ेंगे और साइकस को वो नाइट्रोजन प्रोवाइड कर देंगे जिससे कि साइकस अपना काम अच्छे तरीके से कर पाए। तो ये जो साइकस रेवोल्यूटा है विच इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ साइकस, यहां पर आपको जो रूट देखने को मिलती है, ये जो एसोसिएशन हो गई है यहां पर, इसे आपने क्या बोला है? इसे आपने कोरोलॉइड एसोसिएशन बोल दिया। ये आपके कोरोलॉइड रूट्स है, राइट। इस प्रकार की एसोसिएशन आपकी देखने को मिलती है। तो पाइनस क्या करता है? माइकोराइजा बनाता है, जबकि सी फॉर साइकस आपका कोरोलॉइड रूट बनाता है विद द साइनोबैक्टीरियल कंपोनेंट। अब इनकी स्टेम्स जो है ये आपकी अनब्रांच भी हो सकती है, जैसे कि साइकस के अंदर, साइकस आप देख रहे थे बिल्कुल सीधा 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 उग रहा था, तो साइकस के अंदर अनब्रांच आपको स्टेम देखने को मिल रही थी, जबकि ये ब्रांच भी हो सकती है इन पाइनस एंड सेड्रस, क्योंकि ये तो बड़े बड़े पेड़ है ना, ये तो बहुत ज्यादा एडवांस है एज कंपेयर टू दैट ऑफ साइकस। तो यहां पर अगर आप पाइनस देखें तो इसके अंदर आपको ब्रांचिंग देखने को मिलती है, लेकिन आपका साइकस कैसा था? साइकस तो आपका नॉर्मली ऐसा ही था, एक साथ ही उग रही थी, तो इसके अंदर कोई खास ब्रांचिंग आपको देखने को नहीं मिल रही थी। तो साइकस वॉज अनब्रांच, लेकिन पाइनस और सेड्रस अगर आप देखेंगे यहां पर तो ये बड़े बड़े पेड़ है, इनमें आपको ब्रांचेस देखने को मिलती हैं, ये आपके ब्रांच। लीफ जो है ये आपकी सिंपल भी हो सकती है और कंपाउंड भी हो सकती है। अब सिंपल और कंपाउंड का क्या मतलब रहता है? सिंपल लीफ मतलब जो कटी फटी नहीं है, इस प्रकार से ये आपकी सिंपल लीफ। लेकिन अगर इस लीफ के काफी सारे टुकड़े हो चुके हैं और ये मार्जिन से सेपरेट हो चुके हैं, यानी इस हिसाब की, ओके, तो ये क्या हो जाएगी? आपकी कंपाउंड हो जाएगी, क्योंकि समझ लो इस लीफ के टुकड़े हुए, 5 टुकड़े हुए इस हिसाब से, तो ये अब किस में कन्वर्ट हो जाएगी? अगर ये पांचों टुकड़े हैं और ये एकदम बीच वाली डंडी तक पहुंच चुके हैं तो एक लीफ आपकी ये वाली बची, ये वाला इलाका कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, एक लीफ आपकी ऊपर वाली बची, अब ये वाला इलाका कट जाएगा और ये वाला कट जाएगा, तो 2 लीफ ये बची, 2 और 3, 2 लीफ आपकी ये बची इस हिसाब से, और ये वाला इलाका कट जाएगा, 4 और 5, 2 लीफ आपकी सबसे नीचे बची, ये वाली, ये वाली। तो 1 2 3 4 5 जो है ये आपको एज अ लीफ देखने को मिली, ये आपकी कंपाउंड लीव्स कहलाती हैं। नाउ दीज आर वेल अडेप्टेड टू विदस्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। मैंने आपको बताया था कि आपके जो नॉर्दर्न इलाके रहते हैं इंडिया के, वहां पर आपको साइकस काफी ज्यादा देखने को मिलता है, यानी कि ये एक्सट्रीम टेम्परेचर्स को टॉलरेट कर सकते हैं। क्यों टॉलरेट कर सकते हैं? क्योंकि इनमें वाटर का लॉस ज्यादा नहीं होता। क्यों ज्यादा नहीं होता? क्योंकि साइकस की जो लीफ है इसे हमने क्या बोला था? पिन लाइक लीफ बोला था। जब हम लास्ट डायग्राम की तरफ बढ़ेंगे तो हमने वहां पर पिन लाइक लीफ बनाकर भी बताया था, राइट, यहां कहीं पर इन द वेरी फर्स्ट स्लाइड, यस, ये आपकी पिन लाइक लीव्स होती हैं। तो ये लीफ अगर पिन लाइक है तो इनमें मेरे दोस्त बहुत ज्यादा वाटर का लॉस नहीं देखने को मिलता, क्योंकि जितना ज्यादा आपका लीफ का सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा वाटर का एक्सट्रीम लॉस होता है। अगर आपकी लीफ एकदम पतली है, पिन लाइक है, तो आपका बिल्कुल भी लॉस वहां पर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इनका सरफेस एरिया एकदम कम है, अब ये पॉइंटेड हो गई है। अगर आपकी पॉइंटेड लीफ होती हैं तो ट्रांसपिरेशन का रेट यानी वाटर लॉस का जो रेट है ये क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ओके, एंड सिंस ये अपने वाटर को बचा सकती हैं तो ये गर्म से गर्म इलाके में भी अच्छे से सरवाइव कर लेंगी। तो साइकस के अंदर जो पिन्नेट लीव्स थी यानी जो पिन लाइक लीव्स थी ये आपकी काफी सालों तक रहती है, जो कि इसको एक्सट्रीम टेम्परेचर से बचा कर रखती है। इन कॉनिफर्स, कॉनिफर्स मतलब कोन लाइक, तो इनका आप जब स्ट्रक्चर देखेंगे ये यूजुअली कोन लाइक रहते हैं। यहां पर क्लियरली दिखाई दे रहा है आपका सेड्रस के अंदर, तो इन्हें कॉनिफर प्लांट्स भी कहा जाता है। जैसे कि आपका पाइनस है, आपका सेड्रस है, विच आर शोन ओवर हियर, तो ये क्या है? आपका कोन लाइक कैनोपी दिखाता है। इनमें भी क्या है? निडल लाइक लीव्स होती है, जिससे सरफेस एरिया कम हो जाता है। अगर सरफेस एरिया कम है, अगर क्यूटिकल भी थिक है और स्टोमेटा भी संकन है,
तो ये भी वाटर लॉस से बचाते हैं आपके प्लांट को। एंड अल्टीमेटली क्या हो जाता है, अल्टीमेटली आपका प्लांट ज्यादा टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकता है। तो इन निडल लाइक लीफ का फायदा तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन बची हुई बाकी दोनों प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो क्यों ये हायर टेम्परेचर पे रह पाते हैं, इसके बेसिकली 2-3 रीजन हैं। पहला आपका इनके अंदर पिन्नेट लीव्स है। पिन्नेट लीव्स, पिन्नेट लीव्स होने का मतलब अगर आपकी लीफ ऐसी होती तो सरफेस एरिया इसका ज्यादा है, अगर सरफेस एरिया इसका ज्यादा तो ट्रांसपीरेशन रेट इसका ज्यादा। लेकिन अगर ये लीफ इस प्रकार की है तो इसका सरफेस एरिया है कम, सरफेस एरिया अगर कम है तो ट्रांसपीरेशन रेट भी कम है, तो वाटर का लॉस कम होगा, तो इसने पानी बचा लिया। और अगर ये पानी अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा रख पा रहा है तो ये अपने आप को अंदर से ठंडा रखेगा, तो बाहर की गर्मी का इसके ऊपर प्रभाव कम पड़ेगा। दूसरी जो चीज है, यहां पर इन्होंने बोल दिया है थिक क्यूटिकल। थिक क्यूटिकल, क्यूटिकल क्या है? क्यूटिकल एक वैक्सी लेयर है जो कि वाटर इम्परमिएबल होती है, यानी ये वाटर को पास नहीं होने देती। तो समझ लीजिए ग्रीन कलर की आपकी लीफ है, ओके, और इस लीफ के ऊपर क्या प्रेजेंट है? इस लीफ के ऊपर आपका एक वैक्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, एक वैक्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ये वैक्स लाइक स्ट्रक्चर पानी को बाहर नहीं जाने देता, यानी ये जो वैक्स लाइक स्ट्रक्चर है ट्रांसपीरेशन के रेट को कम करता है। और जितना आप इस वैक्स लाइक स्ट्रक्चर को मोटा करेंगे उतना ही ट्रांसपीरेशन का रेट और कम होगा, उतना ही आप ज्यादा पानी बचा पाएंगे। तो जितना थिक आपका क्यूटिकल होता है उतना ही ट्रांसपीरेशन रेट कम होगा, उतना ही आप पानी ज्यादा बचा पाएंगे। ये एक थंब रूल है। तीसरी चीज हमने देखी संकन स्टोमेटा। संकन स्टोमेटा, अब आपकी दो लीव्स हैं लेट से, पहली वाली जो लीफ है उसके स्टोमेटाज हैं एक्सपोज्ड, यानी समझ लीजिए ये एक लीफ है और ये इस लीफ का आउटर सरफेस है जिसके ऊपर स्टोमेटा इस प्रकार से प्रेजेंट है, यानी बिल्कुल इसके सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है। अगर इस लीफ के सरफेस के ऊपर एक्सपोज्ड स्टोमेटा है तो यहां से वाटर आपका चला जाएगा एंड अल्टीमेटली बाहर की साइड पहुंचेगा। यहां से स्टोमेटा से पानी आपका चला जाएगा, बाहर की साइड पहुंचेगा, यानी वाटर की इवेपोरेशन का रेट इंक्रीज हो जाएगा, ट्रांसपीरेशन का रेट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। दैट इज समथिंग वी ऑल नो अबाउट। बट संकन स्टोमेटा का मतलब क्या है? इन्हें आप डीप पिटेड स्टोमेटा भी कहते हैं, इन्हें आप डीप पिटेड स्टोमेटा भी कहते हैं, यानी ये डीप पिट्स के अंदर प्रेजेंट रहेंगे, बहुत ही ज्यादा अंदर प्रेजेंट रहेंगे। तो ये आपकी लीफ की सरफेस है। इस लीफ के सरफेस के अंदर काफी सारे सेल्स हैं जो लीफ के अंदर यूजुअली प्रेजेंट ही होते हैं, समझ लीजिए मीजोफिल सेल्स हैं। तो ये आपके समझ लीजिए मीजोफिल सेल हो गए, ओके, या फिर आपके एपिडर्मल सेल्स हो गए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। यहां पर इन मीजोफिल सेल्स के नीचे या फिर एपिडर्मल सेल्स के नीचे अंदर की साइड आपको स्टोमेटा देखने को मिलेंगे। तो क्या ये स्टोमेटा आपका ज्यादा पानी इवेपोरेट कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि अब बीच में बाधाएं ज्यादा हैं। अब देयर आर मोर हर्डल्स जस्ट बिकॉज ऑफ विच these stomatas are not able to throw or evaporate more and more water with time. So ultimately what's happening over here is that there are some stomatas which are exposed, due to which the transpiration rate increases and ultimately the water loss also increases. And over here the transpiration rate decreases because the stomata is now deep pitted. अब stomata अंदर की साइड प्रेजेंट है, बहुत सारे लेयर्स को क्रॉस करके पानी नहीं जा पाएगा। तो यहां पर ये जो संकन स्टोमेटा है जो संक हो गया है, राइट, बहुत नीचे प्रेजेंट है, और इसकी वजह से क्या होता है आपका वाटर लॉस नहीं होता एंड ज्यादा से ज्यादा वाटर को आप क्या कर पाते हैं? कंजर्व कर पाते हैं, ज्यादा से ज्यादा वाटर को आप बचा पाते हैं, राइट। सो ये आपके नॉर्मल मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स एंड मॉर्फोलॉजिकल एडवांटेजेस थी ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स। अब यहां पर देखो जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस, जानने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सीड हैबिट कहां स्टार्ट हो चुकी थी? आपकी टेरिडोफाइट में स्टार्ट हो चुकी थी। वहां पर आपके सेलाजिनेला और साल्विनिया आ चुके थे। अब सेलाजिनेला और साल्विनिया के बाद सीड हैबिट जो है जन्म ले चुकी थी। तो यहां पर जिम्नोस्पर्म्स के अंदर मेजॉरिटी केसेस में हेटेरोस्पोरस कंडीशन देखने को मिलती है, जिसके अंदर आपके माइक्रोस्पोर्स देखने को मिलेंगे। माइक्रो का मतलब ये मेल गैमेटोफाइट को गिव राइज करेंगे, एंड मेगास्पोर्स देखने को मिलेंगे जो क्या आपका फीमेल गैमेटोफाइट को गिव राइज करेंगे। जैसे यहां पर आपका साइकस है, तो साइकस के अंदर मेल स्ट्रोबिलाए दिखा रखा है। स्ट्रोबिलाए किसे बोल रहे थे आप? स्ट्रोबिलाए या लेक्स आप किसे बोल रहे थे? कोन को बोल रहे थे। मेल स्ट्रोबिलस या मेल कोन आप इसे बोल सकते हैं, और जिम्नोस्पर्म्स में आप लेक्स वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपका क्या है? ये आपका मेल कोन है। सिमिलरली आपका ये फीमेल स्ट्रोबिलस है ऊपर की साइड, ये आपका फीमेल कोन है, जिसको आप फीमेल स्ट्रोबिलस या फीमेल लेक्स भी बोल सकते हैं। तो आपका लेक्स कैसे बना था, कोन कैसे बना था, ये बात हमें पता है। ये बात हम टेरिडोफाइट में भी देख चुके हैं, क्योंकि वहां पर भी कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर, कुछ प्लांट्स के अंदर हमने कोन की चर्चा की थी।
आपका जो मेन स्पोरेंजियम है, उस स्पोरेंजियम के ऊपर कौन आ जाते हैं, लीफ आ जाते हैं, और ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर से डिफरेंशिएट हो जाते हैं और बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, बहुत ही ज्यादा कन्फाइंड एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसे आप कोन बोल रहे थे। तो यहां पर कुछ जो लीव्स हैं, ये लीफ आपकी नॉर्मल लीफ की शेप की अब नहीं रहेंगी, ये मॉडिफाई हो चुकी हैं, ये डिफरेंशिएट हो चुकी हैं, और इन्हें आप क्या बोल रहे हैं, आप स्पोरोफिल, क्योंकि स्पोर के साथ एसोसिएटेड फिल है ये, यानी स्पोर के साथ एसोसिएटेड लीफ है। अब ये स्पाइरली अरेंज होंगी और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना देंगी अलोंग द एक्सिस, जिसे आप लेक्स बोल रहे हो, स्ट्रोबिलस बोल रहे हो या कोन बोल रहे हो। यानी अगर सेंटर पे आपका स्पोरेंजियम है जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं, तो इसके ऊपर काफी सारी लीव्स आ जाएंगी और स्पाइरली अरेंज हो जाएंगी और उसे जकड़ लेंगी एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर के अंदर, जिसको आप लेक्स, स्ट्रोबिलस या कोन बोल रहे थे। ये एकदम सेम बात है टेरिडोफाइट जैसी। वहां पर भी हमने स्पोरोफिल की चर्चा की थी, वहां पर भी हमने मेगा माइक्रो स्पोरेंजियम की चर्चा की थी। तो अल्टीमेटली ये सारी बातें अभी तक सेम। जहां पर देखो, अब जो स्पोरोफिल्स हैं, इनके ऊपर आपके स्पोरेंजिया प्रेजेंट रहेंगे, इन विच द स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड। जाहिर सी बात है ना, अगर आपके स्पोरोफिल्स हैं यहां पर, ओके, इफ दिस इज माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल मतलब रिलेटेड टू मेल, तो यहां पर जो माइक्रोस्पोरोफिल है, इनके पास आपके क्या प्रेजेंट रहेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब ये थैली है जिसके अंदर स्पोर्स होंगे, तो इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगे, इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे माइक्रोस्पोर्स, के अंदर आपको माइक्रोस्पोर्स देखने को मिलेंगे। और यहीं पर आपके पॉलन ग्रेन्स का विकास भी होता है। पॉलन ग्रेन्स जो कि आपका रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट कहलाता है, इसकी फॉर्मेशन भी आपकी यहीं पर होती है इन साइकस, ओके, इन द मेल कोन इटसेल्फ, इन द स्पोरेंजिया इटसेल्फ। सिमिलरली अगर आप एलएस ऑफ ओव्यूल को अगर देखेंगे, तो आपको पता लगेगा कि यहां पर जो मेगा स्पोरोफिल है, इसके नीचे आपके ओव्यूल लाइक स्ट्रक्चर है जो कि इसके पास ही प्रेजेंट रहते हैं, ओके, और इस ओव्यूल के अंदर भी पर्टिकुलरली इसके सारे के सारे सेल्स अटैच्ड होंगे। तो स्पोरोफिल्स जो है ये दो प्रकार के हैं, जो आपके माइक्रोस्पोरेंजियम को घेरेंगे, इन्हें माइक्रोस्पोरोफिल बोल दोगे, और जो आपके ओव्यूल को यानी मेगास्पोरेंजियम को घेरेंगे, उसे आप मेगास्पोरोफिल बोल दोगे, राइट। यानी जो फीमेल में प्रेजेंट होगा वो मेगास्पोरोफिल, जो फीमेल कोन बनाएगा, और जो मेल में प्रेजेंट होगा वो माइक्रोस्पोरोफिल, वो मेल कोन बनाएगा। एज सिंपल एज दैट, ओके। तो यहां पर माइक्रोस्पोरोफिल मेल के अंदर होता है जो माइक्रोस्पोरेंजियम से अटैच्ड होता है, मेगास्पोरोफिल आपका फीमेल के अंदर होता है जो आपका मेगास्पोरेंजियम से अटैच्ड होता है। अब यहां पर माइक्रोस्पोरोफिल के बारे में बात करते हैं। माइक्रोस्पोरोफिल यानी माइक्रोस्पोरेंजियम को सबटेंड करने वाले, माइक्रोस्पोरेंजियम को घेरने वाले फिल्स यानी लीव्स, यानी ये क्या है, आपके ऐसे लीव्स हैं जो कि माइक्रोस्पोरेंजिया के साथ अटैच्ड है। नाउ दे आर अरेंज्ड टू मेल स्ट्रोबिलस दैट इज माइक्रोस्पोरेंजिएट। अब सीधी सी बात है, नाम ही माइक्रो है तो ये मेल स्ट्रोबिलस या मेल कोन बनाएंगे, बात पहले से क्लियर थी, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। दे बियर माइक्रोस्पोरेंजिया, ये भी वही बात है कि माइक्रोस्पोरोफिल है तो इनमें माइक्रोस्पोरेंजिया ही प्रेजेंट रहेंगे, राइट। ये अगर आपका पूरा माइक्रोस्पोरोफिल है तो इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है ना, माइक्रोस्पोर कंटेनिंग बॉडीज प्रेजेंट है, तो ये बात भी आपकी सही है। माइक्रोस्पोर्स डेवलप इनटू मेल गैमेटोफाइट। अब आपका जो माइक्रोस्पोर है, देखो हैप्लॉइड स्पोर बनेगा यहां पर, ये जो आपका माइक्रोस्पोरेंजियम है इसके अंदर हैप्लॉइड स्पोर बनता है, और इस हैप्लॉइड स्पोर को आप क्या बोलोगे, माइक्रोस्पोर। अगर आप इस माइक्रोस्पोर को जर्मिनेट करोगे, हैप्लॉइड स्पोर को, तो ये माइक्रोस्पोर है तो मेल बॉडी बनाएगा, और हैप्लॉइड है तो गैमेटोफिटिक बॉडी बनाएगा, तो आप इसे क्या बोल दोगे, मेल गैमेटोफाइट बोल दोगे ना भाई। तो ये आपका स्पोर जो है ये मेल गैमेटोफाइट तैयार करता है, राइट। तो यहां पर क्या होगा, इट इज हाईली रिड्यूस्ड, क्योंकि आप बात कर रहे हो अब जिम्नोस्पर्म की। हमने ये देखा था कि आपके जो एल्गी हैं और आपके जो ब्रायोफाइट हैं, इनमें आपका क्या होता है, इनमें आपका गैमेटोफाइट ज्यादा डोमिनेंट रहता है, बिकॉज दे आर हैप्लॉन्टिक इन नेचर, इनकी लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक होती है ज्यादातर, एज वेल एज इनके अंदर जो स्पोरोफाइट है ये रिड्यूस रहता है। लेकिन अब आप किस में आ चुके हैं, अब आप टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के डिस्कशन में आ चुके हैं, और जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म तो बहुत ही ज्यादा एडवांस हैं। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या होगा मेरे दोस्त, यहां पर आपका स्पोरोफाइट डोमिनेंट होगा ना, गैमेटोफाइट रिड्यूस्ड होगा। वही बात यहां पर लिखी हुई है, यानी एनसीईआरटी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। स्टूडेंट्स डर जाते हैं इन बातों से, लेकिन ये वही बेसिक कंसेप्ट है, वही बेसिक बात है जो अपने आप को बार बार दोहरा रही है। अगर आपने इस वाली लाइन को 4-5 बार पढ़ लिया है, जो कि मैंने आपको बता भी दी है, तो आपको अल्टीमेटली सारी चीजें याद करने की कोई जरूरत नहीं है, हम बेसिक एस्पेक्ट को लेकर ही चल रहे हैं। तो यहां पर क्या बोला कि गैमेटोफाइट रिड्यूस है, बिल्कुल रिड्यूस होगा, क्योंकि मेन कौन सा है यहां पर, प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक, ओके, एंड इट इज कन्फाइंड ओनली टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ सेल
क्योंकि इनकी ज्यादातर जो बॉडी होती है वो स्पोरोफिटिक होती है, तो गैमेटोफिटिक स्टेज आपके कुछ सेल्स में ही देखने को मिलती है। और ऐसे ही आपके गैमेटोफाइट को क्या बोलते हैं आप? पॉलन ग्रेन। अब देखो यार, ये मेल गैमेटोफाइट बनेगा और इस मेल गैमेटोफाइट से मेल गैमीट तैयार होगा, तो ये मेल गैमेटोफाइट क्या है? पॉलन है, ये आपका पॉलन। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इस बात में बहुत कि मेल गैमेटोफाइट और मेल गैमीट एक रहता है, या फिर काफी बच्चे बचपन से समझते आए होंगे कि पॉलन इज द मेल गैमीट, राइट? आप में से जिन लोगों को ये लगता है, एक बार अपनी कॉपी में नोट कर लो कि इट इज नॉट द मेल गैमीट, इट इज नॉट द मेल गैमीट, इट इज मेल गैमेटोफाइट। दोनों में फर्क है। पॉलन ग्रेन मेल गैमेट नहीं है। आप बचपन से पढ़ते आए हो कि आपको फीमेल के पास पॉलन को भेजना रहता है, जिसको आप बोलते हो पॉलिनेशन प्रोसेस। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इस पॉलन के अंदर दो गैमेट होते हैं। दिस पॉलन इज नॉट इटसेल्फ द गैमेट। इस पॉलन के अंदर दो गैमेट होते हैं। इट कंटेन्स टू गैमेट्स बट इट इज नॉट इटसेल्फ द गैमेट। बात समझ में आई? इसीलिए इसे मेल गैमीट ना बोल करके हम मेल गैमेटोफाइट बोल रहे हैं। तो जब आपका ये स्पोर जर्मिनेट होगा, जब ये आपका स्पोर जर्मिनेट किया तो इसने मेल गैमेटोफाइट बना लिया, जिसे आप क्या बोलते हैं? पॉलन। और ये पॉलन बस इतना ही बनेगा, राइट? और ज्यादा गैमेटोफिटिक सेल्स नहीं बनेंगे, क्योंकि इनकी बॉडी ज्यादातर स्पोरोफिटिक है, इन्हें गैमेटोफाइट के सेल्स को जमा नहीं करना है। तो एक बार जब ये पॉलन ग्रेन बना लेते हैं तो आपका इस पॉलन ग्रेन को रिलीज कर देते हैं, जिससे कि वो फीमेल बॉडी तक पहुंच जाए। अब पॉलन ग्रेन्स जो है दे आर डेवलप्ड विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया, यानी ऐसा नहीं है कि ये आपके अलग से जर्मिनेट करेंगे या फिर अलग से ओरिजिनेट होंगे। ये जो आपका माइक्रोस्पोरेंजिया है ना, इसके अंदर जो स्पोर है, इसको यहीं पे न्यूट्रिशन मिल जाएगा। ये यहीं पर क्या करेगा? आपका पॉलन ग्रेन में डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी ये जो स्पोर है जो आगे चल के मेल गैमेटोफाइट बनाता है, ये इसी स्पोरेंजियम के अंदर ही मेल गैमेटोफाइट बना लेगा। तो इसीलिए यहां पर पॉलन ग्रेन भी दिखाए हुए हैं। तो यहां पर ही आपके क्या थे? माइक्रोस्पोर थे, और यही माइक्रोस्पोर ने आपका क्या बना दिया? रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट, यानी आपका पॉलन ग्रेन बना दिया एट द वेरी सेम प्लेस ओनली। ये वाली बात लिखने की है, ये वाली बात बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज करने की है। ओके, इसीलिए जानबूझ के मैंने ये डायग्राम लिया है जिसमें पॉलन ग्रेन्स आपको स्पोरेंजियम के अंदर ही दिखा दिए जाए, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइंस जब आप पढ़ते हैं विदाउट डायग्राम तो आप उसे कंसेप्चुअलाइज ठीक से नहीं कर पाते, राइट? अब देखो मेगास्पोरोफिल, अब वही सारी बातें, अगर मेगास्पोरोफिल है तो फीमेल स्ट्रोबिलस बनाएंगी, या फिर आपका फीमेल कोन बनाएंगी, या फीमेल लेक्स बनाएंगी, एक ही बात है। अब सीधी सी बात है, मेगास्पोरोफिल है तो फीमेल बॉडी पार्ट्स इनके साथ एसोसिएट होंगे, तो मेगास्पोरेंजियम इनके साथ एसोसिएट होगा, या फिर ओव्यूल इनके साथ एसोसिएट होगा। जैसे पॉलन ग्रेन एसोसिएटेड था विद द माइक्रोस्पोरेंजियम, ऐसे ही ओव्यूल एसोसिएट हो जाएगा विद मेगास्पोरेंजियम। अब इसको समझने की जरूरत नहीं है, सेम जो आपने मेल में सिस्टम देखा वही यहां पर भी आपको देखने को मिलता है। अब जो मेगास्पोरेंजियम है, यानी जो आपका मेन स्पोर कंटेनिंग बॉडी है फीमेल के अंदर, फीमेल कोन के अंदर, इसमें क्या क्या रहता है? इसमें आपका न्यूसिलस नाम का एक स्ट्रक्चर रहता है, एंड इट इज प्रोटेक्टेड बाय एनवेलप्स। ओके, जिसको आप क्या कह रहे थे? इंटेग्यूमेंट्स कह रहे थे। यानी यहां पर आपने क्या देखा था? यहां पर आपका मेन सेल था जो कि आगे चल के ओव्यूल बनाएगा, देन आपके न्यूसिलार सेल्स थे, एंड इसके ऊपर एक इस प्रकार की कवरिंग थी जिसे आप क्या कह रहे थे? इंटेग्यूमेंट कह रहे थे, राइट? क्योंकि ओवरी बॉल तो यहां पर है नहीं, इंटेग्यूमेंट तक का डायग्राम मैंने आपको इनिशियली दिखा दिया था, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। लेट्स गेट बैक टू द डायग्राम। ओके, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा बट कोई टेंशन नहीं है, चीजों को समझा जाए तो बेटर है। अब यहां पर देखो, ये मेगास्पोरोसाइट है जो कि आपका मेगास्पोर बनाएगा। यहां पर ये न्यूसिलर सेल्स है जिनके कुछ सेल्स ने डिफरेंशिएट होकर मेगास्पोरोसाइट बनाया है, एंड इसके चारों ओर ये कवरिंग है जिसको आप इंटेग्यूमेंट बोलते हो। बट इट इज नॉट द मेन कवर। आप ये मत सोचना कि सर आपने तो बोला था यहां पर नेकेड ओव्यूल होते हैं, आपने इंटेग्यूमेंट दिखा दिया है। इंटेग्यूमेंट आपका कोटिंग में नहीं गिना जाता दोस्त, ये प्रोटेक्टिव सेल की लेयर है। जो मेन लेयर जिसकी हम बात करते हैं प्रेजेंस और एब्सेंस की, दैट इज ओवरी वॉल। तो यहां पर आप बोलते हो कि ओवरी वॉल नहीं है, उस सेंस में इसे नेकेड बोला गया, राइट? तो यहां पर देखिए, ओके, यहां पर आपके जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, यहां पर कुछ न्यूसिलर सेल्स भी होते हैं और इनके ऊपर एनवेलप भी होते हैं, जिन्हें आपने क्या बोल दिया? इंटेग्यूमेंट बोल दिया। अब मेगास्पोर मदर सेल कहां से बने? ये न्यूसिलर सेल से बनते हैं। मैंने आपको बताया था यहां पर जो न्यूसिलस के सेल हैं, इनमें से कुछ सेल्स आपके डिफरेंशिएट हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, अल्टीमेटली ये मेगास्पोर मदर सेल बना लेते हैं। मेगास्पोर मदर सेल वो सेल है जो कि आगे चल के स्पोर बना सकता है, जिसके अंदर मियोसिस होगी। तो इस मेगास्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होती है, इस सेल को हम लोग एमएमसी भी कहते हैं। तो जब आपका मेगास्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होगी, यानी जब आपके डिप्लॉयड सेल के अंदर मियोसिस होगी, तो 4 सेल बनेंगे, और चारों के चारों सेल्स कैसे होंगे? हैप्लॉयड होंगे।
राइट। तो यहां पर वन ऑफ द मेगास्पोर एनक्लोज विद इन मेगास्पोरेंजियम और द न्यूसिलस डेवलप्स इनटू मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट व्हिच बियर्स टू और मोर आर्किगोनिया। अब यहां पर जो मेन आपका स्पोर होगा ना, इनमें से एक जो मेन स्पोर होगा ये आपका जर्मिनेट करेगा, जैसे कि आपका मेल स्पोर मैच्योर होकर क्या बना रहा था, मेल गैमेटोफाइट यानी पोलन ग्रेन, उसी हिसाब से यहां पर मैच्योर होने के बाद ये फीमेल गैमेटोफाइट बना लेंगे, जिसके अंदर फीमेल गैमेट आपको देखने को मिलेंगे, दो या उससे ज्यादा आर्किगोनिया देखने को मिल सकते हैं। द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज ऑल्सो रिटेन्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम, यानी जिस हिसाब से माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर आपके मेल गैमेटोफाइट यानी पोलन ग्रेन को रिटेन कर लिया गया, उसी हिसाब से आपके मेगास्पोरेंजियम के अंदर मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट को भी रिटेन कर लिया गया। ओके, और यहां पर इसी फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर आर्किगोनियम भी आपको देखने को मिल सकता है। तो टू और मोर आर्किगोनियम देखने को मिलते हैं। जैसे टू और मोर यहां पर बोला गया है, तो यहां पे दो आर्किगोनियल चैम्बर आपको दिखा दिए गए हैं। ओके, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। यूजुअल केसेस में आपको दो देखने को मिलते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, उसमें कोई भी टेंशन नहीं। तो यहां पर जो आपका फीमेल गैमेटोफाइट है, इसको आपके मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही क्या कर लिया गया है, रिटेन कर लिया गया है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द बेसिक कंसेप्चुअल एनालिसिस। जो मेल और फीमेल कोन्स हैं, दे मे बी बॉर्न ऑन द सेम ट्री, यानी आपके बाइसेक्सुअल प्लांट्स भी हो सकते हैं जिसमें मेल और फीमेल कोन यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही प्लांट के ऊपर है, जैसे कि पाइनस। तो पाइनस के अंदर दोनों साथ देखने को मिलते हैं, लेकिन ये अलग अलग ट्रीज पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि आपका साइकस। तो साइकस को आप क्या बोल सकते हो, साइकस को आप डायोशियस बोल सकते हो या फिर यूनिसेलर बोल सकते हो, और पाइनस को आप क्या बोल सकते हो, मोनोइशियस बोल सकते हो या फिर आपका बाइसेक्सुअल बोल सकते हो। ओके, तो आपको यह भी याद रखना है कि पाइनस आपका ब्रांच था जबकि साइकस अनब्रांच था। पाइनस आपका क्या है, ये मेल और फीमेल कोन्स को साथ रखता है, जबकि साइकस जो है इसमें अलग अलग मेल और फीमेल ब्रांचेस, अलग अलग मेल और फीमेल ट्रीज आपको देखने को मिलते हैं। नाउ अनलाइक ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, इन जिम्नोस्पर्म्स द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। आपने देखा था कि ब्रायोफाइट में आपका फोटोसिंथेसिस कर सकता था आपका गैमेटोफाइट, क्योंकि उसके अंदर गैमेटोफाइट डोमिनेंट है। टेरिडोफाइट में भी जो प्रोथैलस बना था, इसके अंदर भी जो स्पोर जर्मिनेशन से प्रोथैलस बना था, ये प्रोथैलस आपका ग्रीन था, ये भी आपका फोटोसिंथेटिक था, यानी इसके अंदर भी गैमेटोफाइट आपका कुछ हद तक फोटोसिंथेसिस कर रहा था, यानी दे आर इंडिपेंडेंट। लेकिन यहां पर अब, क्योंकि देखो यहां पर आपका गैमेटोफाइट एकदम रिड्यूस हो गया है, यहां पर सब कुछ स्पोरोफिटिक ही है, तो यहां पर जो आपका गैमेटोफाइट है ये स्पोरोफाइट पर डिपेंडेंट रहेगा, ये इंडिपेंडेंस अपनी खो चुका है। तो ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के अंदर देखने को मिल रहा था कि आपका गैमेटोफाइट कुछ हद तक आपका इंडिपेंडेंट है। ब्रायोफाइट में तो वो पूरा खाना अपना खुद ही बना रहा था, लेकिन यहां पर इनकी फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं हो सकती, ये अपने स्पोरेंजिया के अंदर ही रिटेन होते हैं ऑन द स्पोरोफाइट। तो आपने देखा कि स्पोरोफाइट जो है इसके अंदर स्पोरेंजिया थे, तो जो माइक्रोस्पोरेंजिया है उसके अंदर मेल गैमेटोफाइट है, जो मेगास्पोरेंजिया है उसके अंदर फीमेल गैमेटोफाइट है। इनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है कि ये ग्रो करके बहुत बड़े प्लांट बन जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये वहीं पर जो है अपना जीवन गुजर बसर करवाते हैं। एक आपका जो बहुत पुराना जिम्नोस्पर्म है उसकी चर्चा एनसीईआरटी में की गई है, इसको आप बोलते हैं गिंगो बाइलोबा। ओके, गिंगो बाइलोबा। बाइलोबा क्योंकि इसमें दो लोब्ड जो फ्रूट है वो देखने को मिलता है, दो लोब्ड सीड आपको देखने को मिलता है, राइट। बाइलोबा, बाय का मतलब दो, लोबा का मतलब होता है लोब्स या चैम्बर्स। यहां पर आपके ड्वार्फ शूट है जो कि छोटी होती हैं, एंड नीचे वाली जो है ये जो मोटा तना आपको दिख रहा है इसे आप लॉन्ग शूट बोल सकते हैं। एंड सीड्स इसके कैसे होंगे, ऑब्वियसली इफ इट इज अ जिम्नोस्पर्म, सीड इसके नेकेड होंगे। तो गिंगो बाइलोबा जो है इसको एक लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है, सबसे पुराने जिम्नोस्पर्म्स में से एक है जो आपको आज भी देखने को मिल रहा है। अब अगर आप रिप्रोडक्शन की बात करें जिम्नोस्पर्म्स की, देन यू विल बी गेटिंग अ क्लियर आइडिया कि यहां पर क्या होता है एंड किस प्रकार से चीजें आपकी काम करती है। सो जो पॉलन ग्रेन्स हैं दे आर रिलीज फ्रॉम माइक्रोस्पोरेंजियम। अब आपको पता है माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही पॉलन ग्रेन बने थे, वो वहीं पर रिटेन कर लिया गया था मेल गैमेटोफाइट। ये क्या है, पॉलन ग्रेन आपका मेल गैमेटोफाइट है ना, तो ये मेल गैमेटोफाइट आपका अंदर ही रिटेन कर लिया गया था मेगास्पोरेंजियम के। तो जब मेगास्पोरेंजियम फटेगा तब आपके पॉलन ग्रेन्स रिलीज होंगे, एयर के थ्रू जाएंगे और आपके ओव्यूल के पास पहुंच जाएंगे, यानी आपका फीमेल स्पोरोफाइट के बॉडी तक पहुंच चुके हैं, उसके ओव्यूल तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि फीमेल स्पोरोफाइट के अंदर ही आपका मेगास्पोरेंजियम है, उसी के अंदर आपके ओव्यूल्स या फिर फीमेल गैमेटोफाइट को स्टोर किया हुआ है। अब पॉलन ट्यूब जो है यहां पर बन जाएगी। पॉलन ट्यूब मतलब समझ लीजिए एक फीमेल का पार्ट है,
तो इस फीमेल पार्ट के ऊपर जब पॉलन जाता है तो फीमेल उस पॉलन को एक्सेप्ट करती है और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है जो कि पॉलन के अंदर की गैमीट्स को लेकर के आती है टुवर्ड्स द फीमेल। इस चीज को थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देख लेते हैं बिकॉज ये चीज हमें अभी एंजियोस्पर्म्स में भी काम आएगी। देखो यार, समझ लो ये आपकी फीमेल है, इस प्रकार की, ये समझ लो आपके फीमेल का स्ट्रक्चर है और यहां पर आपका ओव्यूल जो है प्रेजेंट है। अब इस ओव्यूल के पास टहलते टहलते कौन आ गया, पॉलन आ गया वाया पॉलिनेशन, यहां पर पॉलन आ गया। अब इस पॉलन को जो है एक्सेप्ट भी किया जा सकता है, रिजेक्ट भी किया जा सकता है। समझ लो ये पॉलन एक्सेप्ट हो गया, ये आपका अच्छी जेनेटिक कॉम्प्लीमेंटेशन का है, फीमेल को पसंद आया, इसने पॉलन को एक्सेप्ट कर लिया। तो पॉलन अब डायरेक्टली यहां पर जो है नहीं पहुंच सकता, ये एक ट्यूब ग्रो करता है धीरे 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 धीरे, और इस ट्यूब के थ्रू जो है ये आपका फीमेल गैमेट तक पहुंचता है। राइट, इस प्रकार से ये जो स्ट्रक्चर बना है इसे आप क्या बोलते हैं, इसे आप पॉलन ट्यूब बोलते हैं। राइट, इससे जो है ये आपका फीमेल गैमेट तक पहुंचेगा। सो यहां पर देखो पॉलन ट्यूब जो है ये मेल गैमेट्स को कैरी करता है एंड अल्टीमेटली आर्किगोनियम की तरफ ग्रो करेगा और ओव्यूल के पास चला जाएगा। ओव्यूल के पास जाते ही ये क्या कर देगा, अपने कंटेंट को डिस्चार्ज कर देगा आर्किगोनियम की तरफ, यानी अपने गैमेट्स को वहां पर छोड़ देगा। अब गैमेट मिलने वाले हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी एंड फर्टिलाइजेशन के बाद आपका डिप्लॉयड जाइगोट बन जाएगा जो कि एम्ब्रियो बना लेगा। तो ओव्यूल जो थे ये आपके सीड में कन्वर्ट हो जाएंगे और जाइगोट आपका एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा, यही होता है। ओके, जाइगोट है ये मल्टीप्लाई करेगा, अपने सेल्स के नंबर को बढ़ाएगा, ये एम्ब्रियो में तब्दील हो जाएगा। जो आपके ओव्यूल्स हैं ये सीड में तब्दील हो जाएंगे और जो ओवरी है जो कि आप एंजियोस्पर्म्स में पढ़ेंगे वो आपका फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। वैसा कोई फ्रूट यहां पर नहीं बना बिकॉज दे आर नॉट दैट डेवलप्ड, इनकी ओवरी के ऊपर जो इनके ओव्यूल्स के ऊपर ओवरी नहीं थी। अब देखो यार यहां पर क्या हुआ, यहां पर लेट्स से दिस इज द स्पोरोफाइट, यानी कि ये आपका डिटेल्ड प्लांट है। राइट, ये आपका डिप्लॉयड प्लांट है। अब ये जो स्पोरोफाइट है इसके ऊपर मेल कोन्स भी हैं और फीमेल कोन्स भी हैं जिनको आपने पॉलन कोन या सीड कोन कह दिया। तो इसे आप क्या बोल सकते हैं, पॉलन कोन को ये आपका मेल स्ट्रोबिलस कह सकते हैं आप इसे, या मेल कोन कह सकते हैं। ये सीड कोन है तो आप इसे फीमेल कोन कह सकते हैं। अब ये जो आपका पॉलन कोन है इसके अंदर आपके पॉलन्स बनने लगे, यानी आपका क्या हो जाएगा, यहां पर आपका बन चुका है मेल गैमेटोफाइट जो कि इसी के अंदर रिटेन्ड है। सिमिलरली यहां पर क्या बन जाएगा, ओव्यूल बन जाएगा, यानी कि बन चुका है आपका फीमेल गैमेटोफाइट जो फीमेल कोन के अंदर यानी कि फीमेल के मेगास्पोरेंजिया के अंदर रिटेन्ड है। ओके, अल्टीमेटली इनके जब गैमीट्स बने तो इन गैमीट्स को आप लोग ट्रांसफर कर दोगे वाया पॉलिनेशन और ये दोनों गैमीट्स जो है आपके यहां पर आकर फ्यूज हो जाएंगे एंड अल्टीमेटली जब ये फ्यूज होंगे तो इनमें फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट के बाद आपका एम्ब्रियोलॉजिकल जो भी डेवलपमेंट्स है वो स्टार्ट हो जाएंगी। तो जाइगोट आपका कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एम्ब्रियो एंड जो आपका ओव्यूल था जो यहां पर फ्यूज हो चुका है इट विल बिकम अ सीड, इट विल बिकम अ सीड। राइट, तो इस प्रकार से आपको सीड देखने को मिल जाएगा एट द एंड ऑफ द डे और आपका पूरा का पूरा जो स्पोरोफाइट है वो फिर आपके सीड की जर्मिनेशन से स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि सीड कैसा है, सीड देखो अब आपका यार ये फर्टिलाइजेशन से बना है ना, तो डिप्लॉयड है, तो डिप्लॉयड सीड जब जर्मिनेट करेगा तो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट को गिव राइज करेगा ना, तो दोबारा से आपका पूरा का पूरा पेड़ बन जाता है। इसीलिए आप जब बीज बोते हो तो आपको पूरा पेड़ यानी पूरा का पूरा स्पोरोफाइट देखने को मिलता है बिकॉज दोनों ही आपके डिप्लॉयड है। तो यहाँ पर गैमेटोफिटिक स्टेज आपको छोटी सी देखने को मिली, बहुत ज्यादा डेवलप्ड गैमेटोफाइट यहाँ पर नहीं होते। ज्यादातर जो प्लांट साइकिल है वो आपकी स्पोरोफिटिक है, इसीलिए जिम्नोस्पर्म्स आपके मेजरली स्पोरोफिटिक कहे जाते हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एंजियोस्पर्म्स जो कि बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं आपके जिम्नोस्पर्म से। एंजियोस्पर्म्स क्या है, एंजियोस्पर्म्स में अब आपका क्या है, अब आपका सीड कोट आ गया, सीड कवरिंग आ गया, अब यहाँ पर सीड कवरिंग आ गया। ओके, अभी तक आपने ओव्यूल के बारे में पढ़ा, अब आप ओवरी के बारे में भी जानेंगे। अभी तक आपने सिर्फ सीड बनाया ओव्यूल की फर्टिलाइजेशन के बाद, अब आप ओवरी की डेवलपमेंट देखेंगे कि वो फ्रूट भी बना सकती है। तो इन एंजियोस्पर्म्स और फ्लावरिंग प्लांट, इन्हें आप फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं क्योंकि इनके अंदर फ्लावर्स भी प्रेजेंट होते हैं, इन्हें ही आप फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं, किसी और को नहीं। यहां पर क्या है, पॉलन ग्रेन्स और ओव्यूल्स जो हैं ये आपके फ्लावर नाम के स्ट्रक्चर के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं आपको एक फ्लावर का स्ट्रक्चर बताऊं तो फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा होता है आपका एक एंजियोस्पर्म के अंदर, वो हम जान लेते हैं। एक फ्लावर के अंदर चार मेजर पार्ट्स रहते हैं, एक फ्लावर के अंदर चार मेजर पार्ट्स रहते हैं जिन्हें आप दो कैटेगरी में बांटते हो। एक आपके एसेंशियल होल्ड, एक आपके एसेंशियल होल्ड यानी जिनकी जरूरत है ही है,
और एक आपके होते हैं एक्सेसरी होल्स जो कि साथ में प्रेजेंट होते हैं बस, जो प्राइमरी नहीं है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। तो जो आपके रिप्रोडक्टिव होल्स होते हैं या एसेंशियल होल होते हैं, इनमें आपकी दो चीजें आती हैं, एंड्रोशियम एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। एंड्रोशियम, एंड्रो वर्ड आ रहा है यानी मेल से रिलेटेड है, एंड गाइनोशियम फीमेल से रिलेटेड है। ये आपके मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन है। एक्सेसरी होल में आपका कौन आता है, कैलिक्स और कोरोला। ओके, कैलिक्स और कोरोला। तो यहां पर जब आप एक फ्लावर का स्ट्रक्चर देखेंगे तो फ्लावर में सबसे ऊपर आपको क्या देखने को मिलता है, अगर आप एक कली का स्ट्रक्चर नोटिस करें तो कली में क्या होता है, कली में समझ लो ये गुलाब की एक कली है, तो अंदर से आपको इस प्रकार से रेड कलर का देखने को मिलेगा फ्लावर। लेकिन ये कली है तो इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर यानी इन रेड कलर की पेटल्स के ऊपर आपको पत्ते देखने को मिलेंगे। तो सबसे बाहर क्या रहते हैं, सबसे बाहर आउटर मोस्ट क्या रहते हैं, ये पत्ते रहते हैं, जिनको आप क्या कहते हो, सेपल। और इसके अंदर आपको ये देखने को मिलते हैं कलरफुल पेटल्स, तो ये आपके इनर होंगे। ओके, तो समझ लीजिए आपने यहां पर पत्ते बना लिए कि ये आपके फ्लावर के चलो पत्ते हैं, ये आपका मेन पोडियम हम मान लेते हैं, ये आपके पत्ते हो गए, इन्हें आपने क्या कह दिया, इन्हें आपने सेपल कह दिया। अब ये जो सेपल हैं इसके ऊपर आपके पेटल प्रेजेंट रहते हैं, यानी लाल लाल कलर की हमने पंखुड़ियां देख ली, ये आपके पेटल हो गए, ये आपके पेटल हो गए। अब सिमिलरली यहां पर आपका फीमेल जो पार्ट है वो सेंटर पर रहता है, तो फीमेल का जो पार्ट है रिप्रोडक्टिव पार्ट वो इस प्रकार से आपका सेंटर पर रहेगा। ओके, ये आपका फीमेल पार्ट रहेगा जिसको आप क्या बोल रहे थे, गाइनोशियम बोल रहे थे। एंड इसके चारों ओर जो है आपका मेल पार्ट प्रेजेंट रहता है जिसको आप एंड्रोशियम बोल रहे थे, इस प्रकार से। ओके, ये आपके फ्लावर का एक स्ट्रक्चर है, ये आपका जो पार्ट है जहां पर ये सारे अटैच होते हैं इसे थैलेमस बोलते हैं आप। इसके नीचे आपके फूल की डंडी प्रेजेंट होती है। ये आपके फ्लावर की बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहां पर आप देखेंगे अबाउट एंड्रोशियम, गाइनोशियम एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स। ओके, ये आपका एंड्रोशियम हो गया, ये आपका गाइनोशियम हो गया फीमेल, एंड पेटल सेपल आपने यहां पर देख लिए। चारों चीजें आपकी क्या बनाती हैं, एक फ्लावर बनाती हैं मिल करके। तो यहां पर क्या है, आपका गाइनोशियम है, यहीं पर आपका फीमेल गैमीट प्रेजेंट रहेगा। ओके, यहां कहीं पर, और ये आपका एंड्रोशियम है, यहीं पर आपका मेल गैमीट प्रेजेंट रहेगा, यानी मेल गैमीटोफाइट प्रेजेंट रहेगा यहां पर इस एंथर के अंदर। ओके, तो इसीलिए कहा गया है कि आपका फ्लावर के ऊपर ही, इसीलिए फ्लावर को रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या रिप्रोडक्टिव मार्वल कहा गया है आपके एंजियोस्पर्म्स का, क्योंकि एंजियोस्पर्म में जो भी आपके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो भी आपके सेक्स स्ट्रक्चर या सेक्स ऑर्गन्स रहते हैं, वो फ्लावर के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं। तो इन एंजियोस्पर्म्स द सीड्स आर एनक्लोज्ड इन फ्रूट्स। अब सीड के ऊपर आपको सीड कवरिंग देखने को मिल गई, यानी सीड जो है इसके ऊपर फ्रूट रहता है। फॉर एग्जांपल आपने सेब खाया होगा तो सीड अंदर मिलते हैं, उसके ऊपर पूरा फ्रूट है। आम खाया होगा आपने, गुठली सेंटर पर मिलती है, उसके ऊपर पूरा का पूरा आम रहता है, फ्लैशी मीजोकार्प रहती है। तरबूज आपने खाया होगा, अंदर बीज रहते हैं, बाहर आपका पूरा फ्रूट रहता है। तो फ्रूट क्या करता है, सीड्स को कवर करता है। सो इन एंजियोस्पर्म देयर इज एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स, यानी सबसे ज्यादा एडवांस है एंजियोस्पर्म। हम लोग एक सीक्वेंस में चलते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सबसे ज्यादा एडवांस है। इतने ज्यादा एडवांस है ये कि इसमें छोटे से छोटा आपका फ्लावर भी हो सकता है और बड़े से बड़ा ट्री भी हो सकता है, और ये अलग अलग हैबिटेट में देखने को मिल सकते हैं। इन्होंने अपने आप को टाइम के साथ इतना ज्यादा अडेप्ट किया है कि ठंडे से ठंडे इलाके और गर्म से गर्म इलाके में पाए जा सकते हैं। दे रेंज इन साइज फ्रॉम स्मॉलेस्ट दैट इज वोलोफिया, जिसका साइज आपको मिलीमीटर्स टू सेंटीमीटर्स में देखने को मिलता है, टू द टॉल ट्रीज सच एज यूकेलिप्टस, जिसको आप सफेदे का पेड़ बोलते हो, जो कि आपका 100 मीटर से भी ज्यादा लंबी हाइट का हो सकता है। ये आपके दोनों के दोनों ही एंजियोस्पर्म्स हैं। इनकी खास बात क्या है, दे प्रोवाइड अस फूड, क्योंकि जितने भी आप फ्लावरिंग प्लांट्स देखते हो, जितने भी आप क्रॉप्स देखते हो, वो सारे के सारे एंजियोस्पर्म्स ही हैं। चाहे आपका गेहूं हो, चाहे आपका आम हो, ये सारी चीजें हमें फूड प्रोवाइड करती हैं। दे प्रोवाइड अस फॉडर, यानी जानवर या कैटल्स जो खाती हैं, वो भी फॉडर हमें किससे मिलता है, एंजियोस्पर्म से मिलता है। फ्यूल, अलग अलग ऐसे प्लांट्स हैं जिनको आप एज अ फ्यूल इस्तेमाल कर सकते हो। मेडिसिन, काफी सारे मेडिसिनल प्लांट है। सेवरल अदर कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स जो कि आपको मिलते हैं, काइंड ऑफ आपको हर प्रोडक्ट यहां पर देखने को मिल जाएगा। इन्हें दो क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, डायकोटिलिडेंस एंड मोनोकोटिलिडेंस। किस बेसिस पर, इनके सीड में कितने कोटिलिडेंस हैं उस बेसिस पर। डायकॉट, नाम के अंदर घुस जाओ,
डाई का मतलब होता है दो एंड कॉट का मतलब होता है कॉटिलिडन्स। ओके, तो इनके अंदर कितने कॉटिलिडन्स होंगे? 2 कॉटिलिडन्स होंगे पर सीड। और दूसरा मोनोकॉट की अगर आप बात करें तो इसमें सिंगल कॉटिलिडन आपको देखने को मिलेगा। तो आप सिर्फ इनके सीड को देखकर बता सकते हो कौन सा आपका डाइकॉट एंजियोस्पर्म है और कौन सा आपका मोनोकॉट एंजियोस्पर्म है। ओके, यहां पर आपको एनसीईआरटी के डायग्राम्स दिखा रखे हैं, विच इज अ डाइकॉट, दिस इज अ मोनोकॉट। दोनों के दोनों एंजियोस्पर्म्स में ही आते हैं। द डाइकोटिलिडन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय सीड हैविंग 2 कॉटिलिडन्स, नाम में ही था, कुछ याद नहीं करना। इसके अलावा इनकी जो लीव्स हैं इसके ऊपर रेटिकुलेट वेनेशन होती है, यानी इनकी जो वेनेशन है ये काटते हुए चलती है एक दूसरे को, राइट? ये आपस में कट कर सकती हैं, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। इस प्रकार से आपको जो नॉर्मल पत्ते रहते हैं जो आप देखते हैं, दे आर शोइंग रेटिकुलेट वेनेशन, ये आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर सकती हैं। ओके, ये टेट्रामेरस या पेंटामेरस फ्लावर होते हैं, यानी कि इनके जो फ्लोरल होल्स हैं, मैंने अभी आपको 4 होल्स बताए थे, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशम और गाइनोशम। ये जो होल्स हैं ये इनके 4 या 5 की मल्टीपल्स में प्रेजेंट होते हैं। यानी समझ लो मैंने यहां पर लिख दिया कि एंड्रोशम कितने हैं, इनमें स्टेमन कितने हैं, 5 है। ओके, इनमें आपके पेटल्स कितने हैं, 5 हैं। इनमें सेपल्स कितने हैं, 5 हैं। तो ये क्या हो गए, 5 के मल्टीपल में हो गए ना, तो ये क्या हो गए, आपके पेंटामेरस हो गए। लेकिन समझ लो अगर मैं कहता हूं कि आपके सेपल्स जो है ये 3 है, पेटल्स जो है ये 6 है, एंड्रोशम है जो 3 है, ये क्या हो गए मेरे भाई, 3 के मल्टीपल में हो गए। 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 1 3, ये 3 के मल्टीपल्स में है, तो ये आपके मोनोकॉट्स होते हैं। मोनोकॉट में यूजुअली आपको ट्राइमेरस कंडीशन देखने को मिलती है, 3 के मल्टीपल में आपको फ्लोरल हॉल्स देखने को मिलते हैं। और मोनोकॉट्स जो हैं इनमें जाहिर सी बात है, एज देयर नेम सजेस्ट, सिंगल कॉटिलिडन होगा। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग आपकी पैरेलल वेनेशन होगी, यानी जो आपका लीफ है उस लीफ की जो वेन्स हैं ये एक दूसरे को काटेंगी नहीं, ये एकदम पैरेलली चलेंगी, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, एक दूसरे को इंटरसेक्ट बिल्कुल भी नहीं करती। इसे आप क्या कहते हैं, पैरेलल वेनेशन कहते हैं। तो क्या क्या डिफरेंसेस हैं? डाइकॉट, नाम से ही पहला डिफरेंस निकालो, 2 कॉटिलिडन है, मोनोकॉट में 1 है। डाइकॉट के अंदर रेटिकुलेट वेनेशन है, मोनोकॉट के अंदर पैरेलल वेनेशन है। डाइकॉट के अंदर टेट्रामेरस या पेंटामेरस अरेंजमेंट है, मोनोकॉट के अंदर ट्राइमेरस अरेंजमेंट है। ये कॉमन फीचर्स हैं जिनसे आप सिर्फ इन्हें देख करके बता सकते हैं, महज देखने से ही आप बता सकते हैं कि कौन मोनोकॉट है कौन डाइकॉट है। अगर आप मेल सेक्स ऑर्गन की बात करें तो इसे आप क्या बोलते हो, स्टेमन बोलते हैं। और स्टेमन के 2 पार्ट है, एक आपका एंथर और एक आपका फिलामेंट। एंथर के अंदर क्या होते हैं, पॉलन मदर सेल्स होते हैं जो कि आपका मियोसिस करेंगे एंड अल्टीमेटली पॉलन ग्रेन बना लेंगे, विच आर हैप्लॉइड इन नेचर। ओके, तो अब यहां पर देखो क्या हुआ, यहां पर आपका मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन मैं आपको दोनों बता देता हूं। जो सेक्स ऑर्गन्स हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर वो कैसे हैं, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। तो जो सेक्स ऑर्गन्स हैं इसमें मेल सेक्स ऑर्गन को आप कहते हैं स्टेमन, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है इसको आप कहते हैं पिस्टिल, या फिर प्यार से आप इसे कार्पेल भी बुलाते हैं। अब ये जो स्टेमन है इसके 2 पार्ट्स होते हैं। पहला जो आपका पार्ट है ये आपका 2 लोब का होता है, इसे आप बाइलोब्ड कहते हैं, राइट? यहाँ पर 2 लोब्स देखने को मिल रहे हैं, 1 2, तो इसे आप क्या कहते हैं, बाइलोब्ड एंथर। बाइलोब्ड एंथर, इसका नाम है एंथर। और इसके नीचे एक लंबी सी डंडी लगी रहती है, इसे आप क्या कहते हैं, फिलामेंट। इसे आप कहते हैं फिलामेंट, एंथर एंड फिलामेंट। अब ये जो एंथर है इसके अंदर क्या है, इसके अंदर डिप्लॉयड सेल्स हैं, जाहिर सी बात है, जिनको आप कहते हैं पॉलन मदर सेल, जो कि मियोसिस शो कर सकते हैं। वो जो पॉलन मदर सेल है इसके अंदर मियोसिस होगी, और इसके अंदर अगर मियोसिस हुई है तो क्या बनेगा, आपका मियोसिस के बाद किस पे अटैच थे, ये आपके स्पोरोफिटिक है, तो ये आपके मेगास्पोरेंजियम के अंदर, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर सॉरी अटैच थे ना मेल के केस में, तो यहां पर क्या बनेंगे, आपके माइक्रोस्पोर बनेंगे, और वो माइक्रोस्पोर आपका क्या करेगा, मोडिफाई हो जाएगा एंड इट विल कन्वर्टेड इनटू मेल गैमेटोफाइट, यानी आपका पॉलन बना लेगा। यहां पर पॉलन बनते हैं। जब ये एंथर आपका फट जाता है ना, एंथर के फटने को क्या बोलते हैं, द डेहिशन ऑफ एंथर। ओके, जब इसका डेहिशन हो जाएगा ना तो आपके पॉलन ग्रेन्स फट करके बाहर निकल जाएंगे और चले जाएंगे पिस्टिल या कार्पल के पास। अब कार्पल में 3 पार्ट है। सबसे अपर जो पार्ट है जहां पर पॉलन आके गिरता है, ये जो लैंडिंग पार्ट है इसको आप क्या कहते हैं, स्टिग्मा। ये वो पार्ट है जिसके ऊपर पॉलन आकर के गिरेगा आफ्टर पॉलिनेशन। ओके, पॉलिनेशन नाम का प्रोसेस होगा। विंड, वाटर, कोई इंसेक्ट, एनिमल, बर्ड, बैट, कोई भी इस पॉलन का ट्रांसफर कर सकता है। ये अलग अलग प्लांट में अलग अलग तरीके की तकनीक होती है। तो ये स्टिग्मा के पास जाएगा। अब स्टिग्मा ने समझ लो इस पॉलन को एक्सेप्ट कर लिया, तो पॉलन ट्यूब ग्रो होगी। पॉलन ट्यूब ग्रो होगी तो ये किसके थ्रू ग्रो होगी, स्टाइल के थ्रू।
एंड सबसे नीचे बल्ज्ड पार्ट रहता है, यानी स्वलन सूजा हुआ पार्ट रहता है, जिसको आप क्या कहते हैं, ओवरी। तो यहां पर आपको ओवरी देखने को मिला ना। ओके, तो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी आपको देखने को मिला। इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, इसके अंदर आपका सैक प्रेजेंट रहता है, जिसमें आपका फीमेल गैमीट रहता है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। तो आपका मेल गैमेटोफाइट कौन है, पॉलन, ये आपका मेल गैमेटोफाइट था। एंड यहां पर आपका फीमेल गैमेटोफाइट है, जिसके अंदर आपको फीमेल गैमीट देखने को मिलेगा। ये पॉलन अपनी पॉलन ट्यूब को लेकर के यहां पर आ जाएगा एंड अल्टीमेटली इट विल गिव इट्स टू गैमीट्स टू दिस पार्ट, और ये दोनों गैमेट्स जाकर के अलग अलग सेल से फ्यूज हो जाएंगे। तो यहां पर जो स्टेमन है इसके दो पार्ट्स है, एंथर और फिलामेंट, और जो पिस्टिल या कार्पल है इसके भी दो पार्ट्स है, जिसको आप तीन पार्ट्स है सॉरी, जिसको स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी आप लोग बोलते हो। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि थ्योरी में क्या लिखा हुआ है। अब जो फीमेल सेक्स ऑर्गन था इसे आपने क्या बोला, पिस्टिल या कार्पल बोल दिया। पिस्टिल में एक ओवरी है बेस के ऊपर, यानी जो स्वॉलन बल्ज पार्ट था, एक लॉन्ग स्लेंडर स्टाइल है, यानी कि मेन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और सबसे ऊपर जो है आपका लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, जिसे आप स्टिग्मा बोल रहे थे। अब इनसाइड द ओवरी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट, इस ओवरी के अंदर, इस बल्ज पार्ट के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट है, राइट। जनरली ईच ओव्यूल हैज अ मेगास्पोर मदर सेल, यानी इस ओव्यूल के अंदर एक मेगास्पोर मदर सेल होगा, और ये मेगास्पोर मदर सेल क्या करेगा, मियोसिस करेगा, और अगर मियोसिस करेगा तो 4 सेल्स बनाएगा, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बना लेगा। लेकिन इन 4 मेगास्पोर्स में से 3 डी जनरेट हो जाते हैं, 3 जो है आपके डी जनरेट हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, डिटियोरेट हो जाते हैं। सिर्फ एक जो है आपका एम्ब्रियोसैक बनाता है, यानी एक ही आपका फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है। तो इसको आप क्या बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, यानी आपके एक मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर्स बने, 4 में से 3 गायब हो गए, बचा क्या, एक स्पोर बचा। तो इसको आप क्या बोलेंगे, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनो मतलब सिंगल, स्पोरिक का मतलब स्पोर, एंड डेवलपमेंट, ये ऐसा डेवलपमेंट है जिसमें सिर्फ सिंगल स्पोर आपको देखने को मिलता है, वही आपका एम्ब्रियोसैक तैयार करता है। अब जो एम्ब्रियोसैक है इसमें आपके 3 सेल का एग अपरेटस होता है, ओके, जिसमें एक एग सेल है और आपके 2 सिनर्जिड है। इसके अलावा आपके 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं और 2 पोलर न्यूक्लियस होते हैं। ये आपको 12th क्लास में जो है अलग से डिटेल में समझा दिया जाएगा, लेकिन आज मैं इसको बहुत टाइम लेकर समझाने वाला हूं, जिससे 12th में भी क्लियर हो जाए, यहां पर भी क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। वी हैव ऑल द टाइम, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन यहां से भी सॉल्व हो जाएगा, वहां से भी। इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। पोलर न्यूक्लियस जो है ये एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं और डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेते हैं। अब देखो यार यहां पर क्या हुआ। अब मैं तुम्हें पोलन और ओवम की शादी की कहानी सुनाता हूं कि एक्चुअल में क्या होता है, इससे आपके कंसेप्ट रिवाइज भी हो जाएंगे। मेल जो पार्ट था इसे आपने बोला स्टेमन। स्टेमन के 2 पार्ट्स थे, यानी एक है आपका एंथर और एक है आपका फिलामेंट। इस एंथर के अंदर क्या बने, इस एंथर के अंदर पॉलन बने, जिनको आप क्या कह रहे थे, मेल गैमेटोफाइट। ये आपके पॉलन जो है ये आपके बन चुके हैं। एंथर जैसे ही फटा, इसकी डाइसेंस हुई, ये पॉलन आपके रिलीज हो गए। दीज पॉलन्स आर रिलीज आफ्टर डाइसेंस ऑफ द एंथर। अब ये चले गए फीमेल के पास। अब मेरी बात को गौर से सुनना, ये फीमेल के पास गए। फीमेल में जो सबसे ऊपर लैंडिंग सरफेस था इसे आपने क्या बोला, स्टिग्मा। इसके बीच में जो आपकी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थी इसे आपने बोला स्टाइल, और सबसे नीचे जो आपका बल्ज्ड पोर्शन था, बल्ज्ड ओवल पोर्शन, इसे आपने क्या बोला, ओवरी। अब स्टिग्मा स्टाइल ओवरी आपके यहां पर प्रेजेंट हैं, तो ओवरी के अंदर क्या थे, ओव्यूल्स थे, और इसके अंदर ओव्यूल्स के जो सेल्स थे इन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, मियोसिस करना स्टार्ट किया। तो जो आपका मेगास्पोर मदर सेल था, एक बात गौर से सुनो, ये आपका मेगास्पोर मदर सेल था। इस मेगास्पोर मदर सेल ने करी मियोसिस। और जब इसने मियोसिस करी तो 4 आपके क्या बने, 4 आपके मेगास्पोर बने, 4 आपके मेगास्पोर बने। इन 4 मेगास्पोर में से 3 हो गए डीजेनरेट, 3 हो गए डीजेनरेट, और एक आपका बचा, एक आपका बचा, यानी ये आपका आगे चल के क्या बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। अब ये एक जो स्पोर बचा है ये कैसा है मेरे दोस्त, ये कैसा है, ये हैप्लॉइड है, क्योंकि ये स्पोर है। स्पोर है तो हैप्लॉइड है, और एक ही सेल है इसके अंदर। तो ये आपका कुछ इस प्रकार का हमें दिखने लगा, जिसके अंदर आपका सिर्फ एक न्यूक्लियस था। अब इसके अंदर हुई फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, यानी एक न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस बने, 2 न्यूक्लियस बने, और ये दोनों न्यूक्लियस अलग अलग पोल्स के ऊपर चले गए, अपने अपने निर्धारित इलाकों पर चले गए। तो ये जो दोनों न्यूक्लियस थे,
एक यहाँ चला गया, एक यहाँ चला गया, तो इसके अंदर कितने सेल्स हो गए? दो, दो न्यूक्लियस हो गए फिलहाल के लिए, सेल्स नहीं, क्योंकि फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है, अब इनके ऊपर सेल वॉल नहीं आई है, तो दो न्यूक्लियस हो गए। अब ये दो न्यूक्लियस फिर डिवाइड करेंगे सेल डिवीजन, तो कितने बना लेंगे? 4 न्यूक्लियस बना लेंगे। फिर ये फिर से डिवाइड करेंगे, कितने बना लेंगे? आपके 4 से 8 बनेंगे ना, सीधा 8 न्यूक्लियस बना। यहां पर आपको 8 न्यूक्लियस देखने को मिल गए। ओके, अब देखो मेरे भाई, अब ये जो सारे के सारे 8 के 8 न्यूक्लियस थे, अपने आप को अरेंज कर लेते हैं इन अ स्पेसिफिक पैटर्न। और ये पैटर्न क्या है? ये पैटर्न ये है कि यहां पर आपके दो सेल्स हैं जिनका नाम है सिनर्जिड सेल, इनका नाम है सिनर्जिड सेल, सिनर्जिड सेल। और इनके सेंटर पे जो मेन एग है ये आपका प्रेजेंट है, ये आपका प्रेजेंट है। तो दो सिनर्जिड और एक एग, इनको मिलकर आप क्या बुलाते हो? इनको आप बुलाते हो एग अपरेटस। एग अपरेटस में क्या आया? दो सिनर्जिड और एक एग आ गया, तो 3 आपके सेल्स हो गए, इनके ऊपर सेल वॉल्स आ गई। यहां पर दूसरे पोल के ऊपर जो 3 सेल हैं ये एक जैसे दिखाई देते हैं, इनको आपने क्या बोल दिया? 3 एंटीपोडल सेल बोल दिया, 3 एंटीपोडल सेल बोल दिया, राइट। और सेंटर के ऊपर जो दो न्यूक्लियस थे ये प्रेजेंट थे, इनका नाम है पोलर न्यूक्लियस। और ये जो पोलर न्यूक्लियस है ये दोनों आपस में फ्यूज हो गए, इन दोनों न्यूक्लियस ने मिलकर एक ही सिंगल सेल बना लिया है, जिसको आप क्या बोलने लग जाते हो? जिसको आप पोलर न्यूक्लियस का फ्यूज फॉर्म बोलने लग जाते हो। तो यहां पर आपके जो 8 न्यूक्लियस थे कुछ इस हिसाब से अरेंज हो गए कि 3 एक पोल पर चले गए और एंटीपोडल बना बैठे, 3 एक पोल पर चले गए जिसमें से एक एक्सेल था, 2 सिनर्जिड थे, और 2 आपके सेंटर के ऊपर थे जो कि फ्यूज हो गए, जो कि पोलर न्यूक्लियस कहला रहे थे। ये आपके 8 न्यूक्लियस की यहां पर ये स्थिति हो गई। इसी को हम यहां पर बना देते हैं। यहां पर आपके 2 सिनर्जिड बन गए, एक एक्सेल बन गया। ओके, यहां पर आपके 3 एंटीपोडल बन गए और यहां पर पोलर न्यूक्लियस जो थे इनका फ्यूज फॉर्म बन गया। अब यहां पर नाचते गाते हुए कौन आया? यहां पर नाचते गाते हुए आए पोलन बाबू। पोलन बाबू आए एकदम सेहरा पहन के, यहां पर आए और बोले मे आई कम इन। तो इन्होंने बोल दिया कि आओ भाई। तो इन्होंने एक पोलन ट्यूब ग्रो कर ली एंड ये इस इलाके से नीचे से जाते हैं एकदम, राइट, क्योंकि एग के पास जाना है ना इन्हें। पहले एग आपका नीचे की साइड प्रेजेंट है, ये वाला है ना एग, तो इसके पास जाना है। अब आपका जो ये पोलन ग्रेन था, इस पोलन ग्रेन के अंदर क्या था? इस पोलन के अंदर 2 गैमीट थे। ये कहने को तो एक पोलन है, लेकिन इस पोलन के अंदर 2 गैमीट्स है। ओके, इन 2 गैमीट्स को इसने रिलीज कर दिया। पहला गैमीट चला गया एग के पास। अगर आपका एग है, उसके पास एक मेल गैमीट आ गया है, तो क्या ये डिप्लॉयड जाइगोट बना लेंगे? बिल्कुल बना लेंगे। इन्होंने डिप्लॉयड जाइगोट बना लिया। इस फ्यूजन को आप क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जहां जाइगोट बनता है इसे आप प्यार से सिनगैमी भी कह सकते हैं, सिनगैमी। तो एक तो आपका ये हुआ। दूसरा जो गैमीट था, अब एक गैमीट तो चला गया आपका एग के पास, दूसरा गैमीट चला गया इन पोलर न्यूक्लियस के पास। तो पोलर न्यूक्लियस पहले ही 2 न्यूक्लियस है फ्यूज, तो n+n पहले ही आपके पोलर न्यूक्लियस जो थे फ्यूज होकर डिप्लॉयड सेल बना चुके थे। इनके ऊपर एक और मेल गैमीट आ गया, तो इसे आप क्या कहते हैं? इसे आप कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन मतलब यहाँ पर 3 न्यूक्लियस हो गए ना मेरे दोस्त, 2 तो आपके पोलर न्यूक्लियस के और एक आपका मेल गैमीट का, इसे आप ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। तो यहां पर क्या बनेगा? आपका ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा। ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर को आप क्या कहते हैं? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि ट्रिप्लॉइड होता है नेचर में। ये आगे चल के आपको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, यानी इस प्लांट को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, सीड ग्रोथ में हेल्प करेगा। तो इसे आपने ट्रिपल फ्यूजन बोला, इसे आपने सिनगैमी बोला, क्योंकि 2 अलग अलग प्रकार के फ्यूजन्स होते हैं, 2 अलग अलग प्रकार की फर्टिलाइजेशन होती है। तो एंजियोस्पर्म में इसे क्या बोल दिया जाता है? डबल फर्टिलाइजेशन बोल दिया जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन बोल दिया जाता है। तो बात क्या हुई? बात ये हुई मेरे दोस्त कि आपका जो पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन आपका चला गया 2 गैमेट्स को लेकर के फीमेल गैमेटोफाइट के पास। अब फीमेल गैमेटोफाइट में क्या क्या था? फीमेल गैमेटोफाइट में आपका एक एग सेल था और 2 पोलर न्यूक्लियस थे। एक जो आपका गैमेट है वो 2 पोलर न्यूक्लियस से टकरा गया, तो ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना बैठा, जिससे आगे चल के एंडोस्पर्म बन जाएगा। एंड जो दूसरा वाला था वो फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज हो गया। मेल और फीमेल गैमेट की फ्यूजन होती है, हिसाब से सिनगैमी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 अलग अलग टाइप की फर्टिलाइजेशन हुई है, एक तो सिनगैमी और एक ट्रिपल फ्यूजन, इसीलिए इसे डबल फर्टिलाइजेशन बोल करके रिप्रेजेंट कर दिया गया। ये बात आपकी क्लियर हो जाती है। ये है आपका पोलन और आपके फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर प्रेजेंट फीमेल गैमेट का मिलन। अब यही सारी बातें हम लोग टेक्स्ट में देख लेते हैं, तो आराम से हमें क्लियर हो जाएंगे। पोलन ग्रेन जो है, जैसे ही एंथर से निकलते हैं, ये विंड से या फिर काफी सारे और एजेंट हैं, जो कि आप पॉलिनेशन को डिटेल में पढ़ेंगे 12th क्लास के 2nd चैप्टर में, तो आपको पता लगेगा। देयर इज एनिमोफिली, देयर इज हाइड्रोफिली, देयर इज एंटोमोफिली। अलग अलग प्रकार के एजेंट होते हैं, चाहे इंसेक्ट हो, चाहे लार्ज एनिमल्स हो, चाहे लंगूर हो, काफी सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कि पॉलिनेशन करवा सकते हैं। तो इसे पिस्टिल तक पहुंचा दिया।
इसको आपने पॉलिनेशन नाम का प्रोसेस बोला। अब यहां पर पॉलन अगर एक्सेप्ट हो गया तो पॉलन ट्यूब ग्रो करेगी और आपका स्टिग्मा और स्टाइल से होती हुई ओव्यूल तक पहुंचेगी। अब जो है ये एम्ब्रियो सैक में जाएगी जहां पर 2 मेल गैमेट डिस्चार्ज हो जाएंगे। अब एम्ब्रियो सैक में क्या क्या था? अब एम्ब्रियो सैक में एक एग सेल था सिनर्जिड के बीच में, यहां पर तो सिनगैमी हो गई। और दूसरा यहां पर क्या था? दूसरा यहां पर जो डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस बना था पोलर न्यूक्लियस के फ्यूजन से, इसके पास एक मेल गैमेट चला गया तो ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी पेन इन्होंने बना लिया। क्योंकि यहां पर 2 अलग-अलग प्रकार की फ्यूजन्स होती हैं तो इन्हें सिनगैमी बोल दिया गया एंड ट्रिपल फ्यूजन बोल दिया गया। तो इसे डबल फर्टिलाइजेशन भी कहा जाता है क्योंकि सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन दोनों यहां पर हो रहे हैं। एंड इट इज वेरी वेरी यूनिक केस इन एंजियोस्पर्म्स ओनली। तो यहां पर डबल फर्टिलाइजेशन से सवाल आता ही आता है। अब जो है जाइगोट, जाइगोट डेवलप होकर क्या बना रहा था जिम्नोस्पर्म में? एम्ब्रियो। तो जाइगोट एम्ब्रियो बनाएगा जिसमें एक या दो कॉटिलिडन हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपका एंजियोस्पर्म मोनोकॉट है डाइकॉट। जो पेन था यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से क्या बनाएगा? नाम में है ना प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, तो एंडोस्पर्म बना लेगा। ये आपका एंडोस्पर्म बना लेगा जो कि खाने पीना प्रोवाइड करता है आपके डेवलपिंग एम्ब्रियो को। अगर एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, बार बार सेल डिवीजन हो रही है, सेल्स का नंबर बढ़ रहा है, तो सेल डिवीजन के लिए एनर्जी भी तो चाहिए होती है। वो एनर्जी कौन देगा? एंडोस्पर्म देगा। तो इनिशियली प्लांट खुद पर ही रिलाय कर सकता है, ये अपने खाने पीने का सोर्स भी साथ लेकर चलता है। जो सिनर्जिड्स थे एग सेल के दोनों साइड और जो 3 एंटीपोडल्स थे दूसरे पोल के ऊपर, ये डीजनरेट हो जाते हैं क्योंकि फ्यूजन हो चुकी है, इनका अब कोई काम नहीं है। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये टाटा बाय बाय बोल के निकल जाते हैं। ओव्यूल्स आपके सीड में डेवलप हो रहे थे जस्ट लाइक जिम्नोस्पर्म्स, लेकिन ओवरीज जो है यहां पर ये किस में डेवलप हो जाएंगी? फ्रूट के अंदर। ये बात आपकी यूनिक है। तो जाइगोट एम्ब्रियो बनाता है, ओव्यूल सीड बनाती है और ओवरी फ्रूट बनाते हैं। ये बातें आपकी क्लियर हो जाती हैं। अब ये एनसीईआरटी का एक डायग्राम है जहां पर लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द ट्रिपल फ्यूजन इन डिटेल। ये आपका स्पोरोफाइट है, तो स्पोरोफाइट के ऊपर आपके क्या बनेंगे? आपके फ्लावर्स होंगे एंड उन फ्लावर के अंदर फीमेल पार्ट भी होगा जिसे गाइनोशियम बोलते हैं। तो इसके अंदर आपकी ओवरी है, बल्ज पार्ट जिसके अंदर फीमेल गैमेटोफाइट होगा। एंड यहाँ पर आपका एंथर और फिलामेंट है यानी आपका स्टेमन है जिसके अंदर, इस एंथर के अंदर आपका क्या बनेगा? पॉलन बनेगा। तो इस एंथर के अंदर क्या है? आपका माइक्रोस्पोरेंजियम है जिसने पहले माइक्रोस्पोर बनाया वाया मियोसिस। तो यहां पर क्या था? आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल था यार, पॉलन मदर सेल था। इस पॉलन मदर सेल से आपने माइक्रोस्पोर बनाया एंड अल्टीमेटली ये आपका डेवलप होकर, माइक्रोस्पोर ने डेवलप होकर पॉलन ग्रेन बना लिया। सिमिलरली यहां पर मेगास्पोर मदर सेल थी, मेगास्पोर मदर सेल ने मियोसिस करी और इसने आपका यहां पर फीमेल गैमेट बना लिया। ओके, तो मेल गैमेट बन गया और फीमेल गैमेट बन गई। अब यहां पर ये जो पॉलन है ये अपने दोनों गैमेट्स को भेज देगा किसके पास? फीमेल गैमेटोफाइट के पास। एक गैमेट जाकर के जाइगोट बना लेगा एंड दूसरा वाला इसके साथ टकरा करके क्या बना लेगा? पेन बना लेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना लेगा। तो यहां पर क्या हुआ? आपका जाइगोट भी बना एंड आपका पेन भी बना, ट्रिप्लॉइड पेन भी बना। ये जाइगोट आपका डेवलप हो जाएगा इनटू एम्ब्रियो एंड अल्टीमेटली ये आपका नया प्लांट तैयार कर लेगा आफ्टर जर्मिनेशन। ये इनकी लाइफ साइकिल है। तो ये जो आपका हैप्लॉइड पार्ट है जहां मियोसिस हो चुकी है, इसे क्या बोला? गैमेटोफिटिक पार्ट, यानी कि आपका हैप्लॉइड पार्ट है। एंड जहां पर आपकी फ्यूजन हो गई है यानी जाइगोट बनने से लेकर और आपका मियोसिस ना होने तक का पार्ट जो है इसे आप स्पोरोफाइट बोल चुके हो। ये हम काफी बार डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अब देखो यार प्लांट में लाइफ साइकिल क्या किस प्रकार की होती है और इनके अंदर ऑल्टरनेशन किस प्रकार से होती है ये हम देख लेते हैं। सो लेट्स टेक अ जनरलाइज्ड केस। सबसे पहले जनरल पर्सपेक्टिव को समझते हैं जो कि हम काफी बार कर चुके हैं। समझ लीजिए आपका मेल है हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड है दोनों, और आपकी फीमेल है हैप्लॉइड। मेल और फीमेल हैप्लॉइड थे, इन्हें अगर गैमीट बनाना था तो गैमीट बनाने के लिए इन्होंने क्या किया? हैप्लॉइड गैमीट बनाने के लिए क्या किया होगा? माइटोसिस ही तो की होगी। तो हैप्लॉइड गैमीट बनाने के लिए इन्होंने माइटोसिस करी। अब ये दोनों जो हैप्लॉइड गैमीट हैं ये दोनों आपके क्या हो गए? फ्यूज हो गए। फ्यूज फर्टिलाइजेशन करने के बाद ये आपके डिप्लॉइड जाइगोट बना बैठे। डिप्लॉइड जाइगोट बने, डिप्लॉइड जाइगोट के बाद आपकी स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बन गई। यानी जाइगोट जो है आपका काफी बार डिवाइड किया बाया माइटोसिस एंड अल्टीमेटली से काफी सारे सेल बनाए तो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी यानी डिप्लॉइड प्लांट बॉडी बनी। अब इस स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी के अंदर क्या थे? आपके स्पोरेंजियम थे। उन स्पोरेंजियम के अंदर क्या हुआ? आपका रिडक्शनल डिवीजन हुआ यानी मियोसिस हुई और अल्टीमेटली इन्होंने क्या बना लिया? हैप्लॉइड स्पोर बना लिया। ये हैप्लॉइड स्पोर फिर फर्दर जर्मिनेट करते हैं और आपका क्या बना लेते हैं? गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बना लेते हैं। राइट, एंड ये आपकी गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी यानी हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बनी है
तो इस हैप्लॉइड प्लांट बॉडी के बाद अल्टीमेटली माइटोसिस से फिर गैमेट बनने लग जाएंगे एंड सो ऑन। आपको यहां पर याद क्या रखना है, अगर हैप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल्स बन रहे हैं तो क्या हुई होगी, माइटोसिस हुई होगी। अब हैप्लॉइड से डिप्लॉइड बना है तो क्या हुई होगी, फर्टिलाइजेशन हुई होगी। ओके, फिर आपका डिप्लॉइड से डिप्लॉइड अगेन माइटोसिस, देन आपका डिप्लॉइड से हैप्लॉइड अगेन मियोसिस, रिडक्शनल डिवीजन, एंड हैप्लॉइड से हैप्लॉइड आपकी अगेन माइटोसिस। इस प्रकार का चक्कर आपको देखने को मिले। तो जहां जहां भी आपका हैप्लॉइड केस है, यानी कि ये वाला, आपका ये वाला, आपका ये वाला, आपका ये वाला, इन सबको आप क्या बोलते हो, गैमेटोफिटिक यानी आपका हैप्लॉन्टिक फेज। और जहां जहां पर भी डिप्लॉइड फेज है, यानी ये वाला जाइगोट बनने से लेकर के रिडक्शनल डिवीजन ना होने तक, इसे आप क्या बोलते हो, डिप्लॉन्टिक फेज, यानी कि आपका स्पोरोफिटिक कंडीशन। तो यहां पर भी आप देखिए हैप्लॉइड गैमेटोफाइट है, या आपका हैप्लॉइड ही गैमेट बनाता है, तो ये क्या है, आपका हैप्लॉन्टिक फेज चल रहा है। लेकिन जैसे ही जाइगोट बना, ये डिप्लॉइड केस आ गया ना, यहाँ पे डिप्लॉन्टिक स्टार्ट हो गया। फिर जाइगोट ने स्पोरोफाइट बनाया, ये भी डिप्लॉइड, यहाँ पर भी डिप्लॉन्टिक चल रहा है। फिर यहाँ पर मियोसिस हो गई, मियोसिस हो गई, मतलब यहाँ पर हैप्लॉइड स्पोर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल फिर से स्टार्ट हो गई। तो अगर मुझे इसे डिवाइड करना हो इनटू फेजेस, तो मैं क्या बोलूंगा, ये वाला जो पार्ट है यहां तक आपका डिप्लॉइड है और यहां तक आपका डिप्लॉइड है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये वाला पार्ट आपका डिप्लॉइड है और ये वाला पार्ट आपका हैप्लॉइड है, राइट। तो यहां पर क्या है, आपकी हर ऑर्गेनिज्म के अंदर डिप्लॉन्टिक फेजेस भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि जाइगोट तो बनेगा ही बनेगा, तो डिप्लॉन्टिक तो होना ही है। आपका हैप्लॉन्टिक फेज भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर कोई डिप्लॉन्टिक ऑर्गेनिज्म है तो वो गैमीट बनाएगा और गैमीट आपके हैप्लॉन्टिक होंगे। यानी दोनों चीजें देखने को मिलती हैं सबके अंदर यूजुअली, लेकिन काफियों में ये दोनों इक्विवेलेंट होती हैं, कि आपका हैप्लॉन्टिक फेज भी अच्छा खासा है, डिप्लॉन्टिक भी। काफियों में डिप्लॉइड मेजॉरिटी में होता है, ये डोमिनेंट होता है। जैसे आपने टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में देखा था कि डिप्लॉन्टिक ज्यादा था, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में तो बहुत ही ज्यादा था, टेरिडोफाइट में थोड़ा सा कम था। और आपने देखा काफियों में हैप्लॉन्टिक बहुत ज्यादा रहता है। तो इन पैटर्न्स को आप लोग हम लोग समझने वाले हैं। सो इन प्लांट्स बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल कैन डिवाइड बाय माइटोसिस। अगर आपका हैप्लॉइड सेल है तो माइटोसिस करके हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बना लेगा, और अगर डिप्लॉइड सेल है तो माइटोसिस करके डिप्लॉइड प्लांट बॉडी बना लेगा। इसमें तो कोई रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं। लेकिन क्या दोनों प्रकार के सेल मियोसिस कर सकते हैं? द आंसर इज नो। डिप्लॉइड सेल तो मियोसिस करके हैप्लॉइड बना लेगा, लेकिन हैप्लॉइड सेल में अगर मियोसिस कर दोगे तो n/2 कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगी, और ये पॉसिबल नहीं होता। यानी इसमें आधे क्रोमोसोम्स तो आपके आए ही नहीं, तो आधी कमांड आधी इंस्ट्रक्शन आपके पास नहीं है, आप जिंदा ही नहीं रह पाओगे। तो मियोसिस आपका हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों में नहीं होगा। ये आप नोट कर सकते हो कि हैप्लॉइड में मियोसिस नहीं होती, लेकिन आपका माइटोसिस दोनों में हो सकता है, राइट, क्योंकि सेम कॉन्फ़िगरेशन के आपको सेल देखने को मिलेंगे। दिस एबिलिटी लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट बॉडीज, दैट इज हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। यानी समझ लो आपका हैप्लॉइड स्पोर था, वो जर्मिनेट किया, तो प्लांट बॉडी कैसी बनेगी? हैप्लॉइड। और समझ लो डिप्लॉइड जाइगोट आपका मैच्योर हो रहा है, तो बॉडी कैसी बनेगी? डिप्लॉइड, क्योंकि दोनों के दोनों ही माइटोसिस शो कर सकते हैं। तो आपकी बॉडी बनाने का जो जिम्मा है ये माइटोसिस के पास रहता है। आपकी बॉडी की जो सेल बढ़ाने का जिम्मा है ये हमेशा माइटोसिस के पास रहता है। आपने भी अपने जीवन की शुरुआत एक जाइगोट के तौर पे की थी। आज आपकी बॉडी में बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल हैं, वो सारे के सारे माइटोसिस से ही बने। हैप्लॉइड प्लांट बॉडी प्रोड्यूसेस गैमीट बाय माइटोसिस, क्योंकि अब देखो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी तो ये भी हैप्लॉइड है और गैमीट भी हैप्लॉइड है, तो माइटोसिस से ही बनेंगे, मियोसिस तो हो नहीं सकती। दिस प्लांट बॉडी रिप्रेजेंट्स गैमेटोफाइट, यानी जो गैमीट बनाता है हैप्लॉइड गैमीट, दैट इज गैमेटोफाइट, हैप्लॉइड है। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन, यानी जब मेल और फीमेल गैमीट पास पास आए तो जाइगोट बना, और ये जाइगोट भी माइटोसिस से डिवाइड करता है, यानी अब डिप्लॉइड सेल्स काफी सारे हो गए, तो आपका डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी आपको देखने को मिली। हैप्लॉइड स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट बॉडी बाय मियोसिस। अब आपकी जो डिप्लॉन्टिक प्लांट बॉडी है, ये जो आपका स्पोरोफाइट है, इसके अंदर आप क्या करेंगे? इसके अंदर आप मियोसिस करेंगे ना, तब जाके आपका हैप्लॉइड स्पोर बन जाएगा, और ये हैप्लॉइड स्पोर दोबारा से जर्मिनेट करेगा टू गिव राइज टू गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। तो यहां पर क्या होगा, ये आपके माइटोसिस से दोबारा से आपके डिवाइड करेंगे और हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बना लेंगे, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बना लेंगे। इसी प्रकार से साइकिल चलती रहती है। Thus, during the life cycle of any sexually reproducing plant, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चलता है। यानी गैमीट जब फ्यूज करते हैं तो जाइगोट बनता है जो डिप्लॉइड है, लेकिन स्पोरोफाइट जब स्पोर बनाएगा तो वो हैप्लॉइड हो जाएगा। यानी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का ट्रांजिशन आपके प्लांट्स में देखने को मिलता है। तो यहां पर क्या है, आपकी स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक स्टेजेस के बीच में ट्रांजिशन चलता रहता है। अब हम देखते हैं तीन प्रकार के अलग अलग लाइफ पैटर्न्स। पहला है आपका हैप्लॉन्टिक, यानी यहां पर ज्यादातर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें
ज्यादातर जो पार्ट है, ज्यादातर जो लाइफ का पार्ट है, ज्यादातर जो सेल्स है वो हैप्लॉन्टिक है, वो आपके गैमेटोफिटिक है। तो स्पोरोफिटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय वन सेल्ड जाइगोट, यानी इनमें जाइगोट जो है वही डिप्लॉयड होता है और कुछ इक्के दुक्के और डिवीजन से सेल बना लेगा। ज्यादातर जो मेन प्लांट बॉडी रहती है वो आपकी गैमेटोफिटिक या हैप्लॉयड रहेगी। सो देयर इज नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट, ये बात हम पहले ही कर चुके थे। क्योंकि इनकी बॉडी में गैमेटोफाइट डोमिनेंट है, ये हैप्लॉन्टिक है, तो स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं रहता, ये आपका फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट पर डिपेंड करता है। ये बात हम लोगों ने ब्रायोफाइट में देख ली थी जब हमने फ्यूनेरिया का स्ट्रक्चर पढ़ा था। मियोसिस इन जाइगोट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉन्टिक स्पोर। अब आपका जो जाइगोट है इसके अंदर मियोसिस होगी तो हैप्लॉइड स्पोर बन जाएंगे। ये हैप्लॉइड स्पोर जो है डिवाइड करेंगे एंड अल्टीमेटली हैप्लॉइड स्पोर से क्या बनेगी, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी फिर बनेगी, यानी गैमेटोफाइट बन जाएगा। गैमेटोफाइट क्योंकि यहां पर डोमिनेंट है, हैप्लॉन्टिक प्लांट बॉडी है, तो आपका गैमेटोफाइट डोमिनेंट होता है, फोटोसिंथेटिक होता है और फ्री लिविंग होता है, इसे स्पोरोफाइट की कोई खास जरूरत नहीं होती। तो यहां पर क्या हुआ, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल थी तो गैमेटोफाइट आपका डोमिनेंट है, फ्री लिविंग है, फोटोसिंथेटिक है, जबकि स्पोरोफाइट आपका रिड्यूस्ड, सिर्फ कुछ चुनिंदा सेल्स जैसे कि जाइगोट ही स्पोरोफिटिक फेज दिखाते हैं। सो दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज टर्म्ड एज हैप्लॉन्टिक, जहां पर ज्यादातर फेज आपके हैप्लॉन्टिक। ज्यादातर जो ग्रीन एल्गी हैं, ओके, जिनकी ट्रिक मैंने आपको बता दी थी, क्लासिकार एसयूवी, ज्यादातर जो ये ग्रीन एल्गी हैं ये आपके क्या शो करते हैं, इस प्रकार का पैटर्न शो करते हैं। जैसे कि आपका क्लासिक आर एसयूवी में क्या था, क्लासिक आर एसयूवी में क्ला का मतलब क्या था, क्लेमाइडोमोनास। कार का मतलब क्या था, कार का मतलब था कारा। एंड एसयूवी का मतलब क्या था, एस का मतलब था स्पायरोगायरा। यू का मतलब क्या था, यूलोथ्रिक्स। एंड वी का मतलब क्या था, बॉल बॉक्स। तो इनमें से ज्यादातर जैसे कि आपका बॉल बॉक्स है, स्पायरोगायरा है, क्लेमाइडोमोनास है, ये आपका हैप्लॉन्टिक पैटर्न दिखाते हैं। यानी एनसीईआरटी के हिसाब से लगभग जितने भी ग्रीन एल्गीज हैं सारे आपके हैप्लॉन्टिक पैटर्न दिखाते हैं। देयर आर सम एक्सेप्शंस, वो एक्सेप्शंस मैं आपको आगे बता दूंगा। तो यहां पर देखो सिर्फ जाइगोट बना, सिर्फ ये आपका डिप्लॉयड है, जाइगोट बनते ही मियोसिस हो जाती है। कुछ सेल्स आपके बन सकते हैं इन सम ऑफ द केसेस, वरना मियोसिस हो जाएगी। स्पोर बना जो कि हैप्लॉयड था, फिर इसने खूब सारी माइटोसिस करी और गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बना ली। फिर गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी ने आपका गैमेटोजेनेसिस किया माइटोसिस से, फिर जब ये गैमेट फ्यूज होते हैं सिर्फ तब जाके आपका डिप्लॉयड जाइगोट बना। तो एक बहुत छोटा सा पार्ट आपका डिप्लॉयड, जबकि ज्यादातर जो आपका पार्ट है ये आपका हैप्लॉयड है, इसीलिए इसे क्या बोला गया, इसीलिए इसे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोला गया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की। अब यहां पर उल्टा हो जाएगा, यहां पर ज्यादातर फेजेस आपके डिप्लॉन्टिक हैं, यानी आपका जाइगोट बना, फिर इस जाइगोट ने बहुत ज्यादा डिवीजन करी। पिछले केस में ये फटाक से मियोसिस शो कर रहा था और स्पोर बना ले रहा था, इस बार इसने पूरी की पूरी प्लांट बॉडी तैयार कर दी। और इस स्पोरोफाइट में भी बहुत देर में जाकर के क्या होता है, आपका मियोसिस होता है, जिसके बाद आपके हैप्लॉइड स्पोर्स वगैरह बनते हैं। ओके, और उन स्पोर्स के जर्मिनेशन के बाद जो आपका प्लांट बॉडी बनती है गैमेटोफिटिक, उनके अंदर भी गैमीट आपके हैप्लॉइड होते हैं, वो फटाक से आपका सिंगैमी शो कर लेते हैं एंड दोबारा से जाइगोट बनाते हैं। यानी ज्यादातर पार्ट आपका डिप्लॉन्टिक है और सिर्फ कुछ चुनिंदा पार्ट ही हैप्लॉन्टिक। ओके, ऑन द अदर एक्सट्रीम, यानी हैप्लॉन्टिक का उल्टा, यहां पर डिप्लॉयड स्पोरोफाइट डोमिनेंट है, क्योंकि नाम ही है डिप्लॉन्टिक तो ये स्पोरोफिटिक है, तो इनमें स्पोरोफाइट अब डोमिनेंट होगा। ओके, यही फोटोसिंथेटिक है और यही इंडिपेंडेंट है, जबकि गैमेटोफाइट जो है ये सिर्फ कुछ सेल्स ही आपके शो करेंगे। जैसे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में अभी आपने देखा कि जो स्पोरोफाइट था उसका जो मेगास्पोरेंजियम था उसी के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट बन रहा है, जो माइक्रोस्पोरेंजियम था उसी के अंदर ही आपका मेल गैमेटोफाइट बन रहा है। इतने ज्यादा डेवलप्ड है स्पोरोफाइट और इतना कम डेवलप्ड है गैमेटोफाइट इनके केस में, क्योंकि ये डिप्लॉन्टिक है। तो यहां पर दिस काइंड ऑफ साइकिल इज टर्म्ड एज डिप्लॉन्टिक, इसे डिप्लॉन्टिक कहा जाता है। ज्यादातर आपके स्पोरोफिटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। एंड एल्गा जैसे कि फ्यूकस है, ये भी रिप्रेजेंट करता है इस पैटर्न को। इन एडिशन ऑल सीड बियरिंग प्लांट्स, यानी चाहे जिम्नोस्पर्म हो चाहे एंजियोस्पर्म हो, ये आपके कैसे होते हैं, ये आपके डिप्लॉन्टिक होते हैं। ओके, दे फॉलो दिस पैटर्न विद सम वेरिएशंस वेयरइन गैमेटोफिटिक फेज इज फ्यू टू मल्टीसेल्ड, यानी ज्यादातर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में आपके कुछ ही सेल्स आपके देखने को मिलते हैं गैमेटोफिटिक, कहीं पर ये इक्के दुक्के सेल्स बना लेते हैं वाया माइटोसिस, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़ा वाला जो फेज है आपका हमेशा डिप्लॉन्टिक ही रहेगा, स्पोरोफिटिक ही रहेगा। तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, फ्यूकस। ओके, जो कि ब्राउन एल्गी का एक एग्जांपल है, और बाकी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो एल्गी जो है ज्यादातर आपके कैसे हैं, एल्गी ज्यादातर आपके हैप्लॉन्टिक है, खासकर ग्रीन एल्गी
जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, कारा, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, पायरोगायरा, जहां पर जिम्नो और एंजियो आपको पता है अच्छे से एकदम प्योरली स्पोरोफिटिक होते हैं, तो वो एग्जाम्पल है ही। फ्यूकस आपको अलग से याद करना है बस। ओके, इसकी भी मैं आपको आगे ट्रिक दूंगा इसी लेक्चर के अंदर। और अब आते हैं आपके हैप्लोडिप्लॉन्टिक, यानी यहां पर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड आपके फेजेस देखने को मिलते हैं, राइट। तो ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट जो है, दे शोज हैप्लोडिप्लॉन्टिक काइंड ऑफ पैटर्न, यानी इनके अंदर अच्छा खासा हैप्लॉइड फेज है, अच्छा खासा डिप्लॉइड फेज भी है। कभी डिप्लॉइड थोड़ा ज्यादा हो जाता है, कभी हैप्लॉइड थोड़ा ज्यादा हो जाता है। जब मैं आपको पढ़ा रहा था इनका बेसिक सिनेरियो, तब मैंने आपको बताया था एल्गी के अंदर ज्यादातर हैप्लॉन्टिक फेज है, ब्रायोफाइट भी हैप्लॉन्टिक है। तो ब्रायोफाइट के अंदर डिप्लॉन्टिक सेल्स होते हैं, डिप्लॉन्टिक स्टेजेस होती हैं, लेकिन उसके अंदर हैप्लॉन्टिक थोड़ा ज्यादा है। फिर टेरिडोफाइट आया, जिसको हमने डिप्लॉन्टिक बोला, तो वो प्योरली डिप्लॉन्टिक नहीं है एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म की तरह, लेकिन उसका ज्यादातर पार्ट डिप्लॉन्टिक है और थोड़ा कम पार्ट हैप्लॉन्टिक है। तो इन्हें हम किस में रखते हैं? हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो ब्रायोफाइट को आप क्या बोल रहे थे? ब्रायोफाइट को आप हैप्लॉन्टिक बोल रहे थे क्योंकि इसमें ज्यादातर हैप्लॉन्टिक है और कम थोड़ा डिप्लॉन्टिक है। और टेरिडोफाइट को आप डिप्लॉन्टिक बोल रहे थे क्योंकि इसमें ज्यादातर डिप्लॉन्टिक है, कम आपका हैप्लॉन्टिक। होंगे दोनों, लेकिन किसी में कोई ज्यादा होगा, किसी में कोई ज्यादा, राइट। तो यहां पर देखो, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट एग्जिबिट एन इंटरमीडिएट कंडीशन, जिसको हैप्लोडिप्लॉन्टिक कंडीशन कहा जाता है। यहां पर दोनों के दोनों जो फेजेस हैं ये मल्टीसेलर होते हैं, यानी दोनों ही अच्छे खासे डेवलप्ड होते हैं। हाउएवर दे डिफर इन देयर डोमिनेंट फेजेस, लेकिन डोमिनेंट इनमें से एक रहेगा। जैसे ब्रायोफाइट के अंदर हैप्लॉन्टिक डोमिनेंट है, टेरिडोफाइट के अंदर डिप्लॉन्टिक डोमिनेंट है। सो एक डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक किसकी बात हो रही होगी? डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक थैलॉइड इरेक्ट फेज रिप्रेजेंट बाय हैप्लॉइड, यानी हैप्लॉइड इसके अंदर डोमिनेंट, इंडिपेंडेंट और फोटोसिंथेटिक है। हैप्लॉइड अगर डोमिनेंट है, किसकी बात हो रही है? आंख बंद करके बता सकते हैं भाई, ब्रायोफाइट की बात हो रही है। ओके, एंड इट अल्टरनेट्स विद शॉर्ट लिव्ड मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट, टोटली और पार्शियली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट for encouragement and nutrition. All bryophyte represents this pattern. The diploid sporophyte is represented by dominant independent photosynthetic. अब आपका जो स्पोरोफाइट है ये इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक डोमिनेंट हो गया। किसकी बात हो रही है? आंख बंद करके बता सकते हैं कि टेरिडोफाइट की बात हो रही है। ओके, इट अल्टरनेट्स विद मल्टीसेलुलर सेप्रोफिटिक या ऑटोट्रॉफिक बट शॉर्ट लिव्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। सच पैटर्न इज नोन एज हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। काफी किताबों में जो आपका ब्रायोफाइट है इसे लिखा है हैप्लोडिप्लॉन्टिक क्योंकि इसमें हैप्लॉइड ज्यादा होता है, और टेरिडोफाइट को लिखा है डिप्लोहैप्लॉन्टिक क्योंकि इसमें डिप्लॉइड ज्यादा होता है। दोनों ही बातें करेक्ट हैं। अगर आप इन दोनों को हैप्लोडिप्लॉन्टिक बोल देते हो कि इनमें दोनों पाए जाते हैं, तो भी करेक्ट है, कोई बड़ी इसमें बाधा नहीं है, राइट। किताबों का, ऑथर्स का एक्सप्लेन करने का तरीका अलग अलग होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही ऑथर करेक्ट है। आपने जो किताब पढ़ी है वो आप लोग स्टैंडर्ड मान के चल सकते हो। एनसीईआरटी नीट के हिसाब से स्टैंडर्ड है, तो इसमें आप डिप्लोहैप्लॉन्टिक का यूज यूजुअली नहीं करते, लेकिन आप कर भी सकते हो। जैसे कि कैम्बल एंड रीस में डिप्लोहैप्लॉन्टिक लिखा हुआ है टेरिडोफाइट को, वो एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि इसमें डिप्लॉइड ज्यादा है, और हैप्लोडिप्लॉन्टिक बोला हुआ है ब्रायोफाइट को क्योंकि उसमें हैप्लॉन्टिक फेज ज्यादा है। तो दोनों ही बातें करेक्ट है। ओके, यहां पर देखो ऑल टेरिडोफाइट एग्जिबिट दिस पैटर्न, यानी कि आपका देखो मल्टीसेलुलर इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक डोमिनेंट हैप्लॉइड फेज होगा ब्रायोफाइट में, और वहीं आपका मल्टीसेलुलर फोटोसिंथेटिक आपका इंडिपेंडेंट डोमिनेंट फेज डिप्लॉइड होगा टेरिडोफाइट के अंदर। दोनों बातें आपकी करेक्ट है। और दूसरा फेज भी मल्टीसेलुलर होता है लेकिन थोड़ा सा रिसेसिव होता है। तो इंटरेस्टिंगली व्हाइल मोस्ट एल्गल जेनरा आर हैप्लॉन्टिक, जहां पर ज्यादातर एल्गी हैप्लॉन्टिक हैं, सम ऑफ देम सच एज एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया, केल्प्स आर हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ओके, तो ये आपको याद करने हैं कि एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया जो कि आपका रेड में देखने को मिला था, ओके, ये आपके क्या है? केल्प्स, ये आपके हैप्लोडिप्लॉन्टिक हैं। फ्यूकस जो है ये आपका डिप्लॉन्टिक था, ये हम लास्ट स्लाइड में देख चुके हैं कि फ्यूकस आपका एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के साथ आ रहा था। तो यहां पर देखो गैमेटोजेनेसिस हुई तो आपके गैमीट बने, और उनमें जब फ्यूजन हुई तो डिप्लॉइड जाइगोट बना, इससे आपका अच्छा खासा स्पोरोफाइट भी बना, और बहुत देर में मियोसिस हुई तो डिप्लॉइड भी अच्छा खासा है। एंड उसके बाद यहाँ पर स्पोर्स बने, स्पोर्स से आपका पूरा गैमेटोफिटिक बॉडी बनी, फिर आपका एंड में गैमेटोजेनेसिस हुआ वाया माइटोसिस, तो हैप्लॉइड भी अच्छा खासा है। कईयों में डिप्लॉइड थोड़ा ज्यादा है, हैप्लॉइड थोड़ा कम, कईयों में हैप्लॉइड थोड़ा ज्यादा है, डिप्लॉइड थोड़ा कम। इस बेसिस पे आपने इन्हें ब्रायोफाइट या टेरिडोफाइट बोल दिया। अगर हैप्लॉइड ज्यादा है तो दे आर ब्रायोफाइट, अगर डिप्लॉइड ज्यादा है तो दे आर टेरिडोफाइट। अब इनके एग्जांपल्स के लिए थोड़ी सी ट्रिक्स देख लेते हैं। हैप्लॉन्टिक में आपने देखा, हैप्लॉन्टिक में ग्रीन एल्गा जो थे वो ज्यादा थे, तो इसके लिए क्लासी कार एसयूवी, जो मैंने आपको ग्रीन एल्गा की ट्रिक बताई थी, वही काम आ जाएगी। यहां पर क्लासी का मतलब है क्लामाइडोमोनास, कार का मतलब है कारा,
एस का मतलब है स्पायरोगायरा, यू का मतलब है यूलोथ्रिक्स एंड वी का मतलब है वॉलवॉक्स। ये आपके ग्रीन एल्गी हो गए, या फिर आप प्यार से ग्रीन एल्गी बोल सकते हो, आपको पहले एग्जाम्पल याद है तो इतने ज्यादा झमेले की जरूरत नहीं है। डिप्लॉन्टिक में जो आपके एग्जाम्पल हैं गड़बड़, गड़बड़ में डी का मतलब है डिप्लॉन्टिक, यानी हमने इसके लिए ट्रिक बनाई है। गड़बड़ में जी और ए का मतलब क्या है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, क्योंकि ये तो आपके प्योरली स्पोरोफिटिक होते ही होते हैं। डी का मतलब क्या है, डायटम्स। अब आपने सुना होगा डायटम, जो कि क्या था, क्राइजोफाइटा का मेंबर था। क्राइजोफाइट सुना होगा ना आपने, प्रोटिस्ट के अंदर, उसमें भी ज्यादातर जो आपके लाइफ साइकिल के फेज होते हैं, प्रोटिस्टा में भी काफी बार कोई क्वेश्चन पूछ ले प्लांट से हटके, एम्स में पूछा गया था, तो ये आपका कैसा हो जाएगा, ये आपका स्पोरोफिटिक हो जाएगा, डिप्लॉन्टिक हो जाएगा। एंजियोस्पर्म हो गए, डायटम्स हो गए। फिर यहां पर बी ए का मतलब है, बी ए का मतलब है ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी कौन कौन से, फ्यूकस जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और सारगासम मैं आपको एक्स्ट्रा बता दे रहा हूं, सारगासम आपको एक्स्ट्रा याद कर लेना। यानी देखो यार, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और आपको ब्राउन एल्गी में फ्यूकस तो बता ही रखा था, आपको सिर्फ सारगासम याद करना है और डायटम याद करना है। सिर्फ आपको ये दो चीजें एक्स्ट्रा याद करनी है जो कि मैंने यहाँ पर बताई हैं। एक तो डायटम याद करना है, एक सारगासम याद करना है, बचा हुआ तो आपका एनसीईआरटी में है ही। ग्रीन में आपको कुछ भी याद नहीं करना है, ग्रीन में आपको सारी की सारी चीजें गिवन। हैप्लोडिप्लॉन्टिक में देखो, हैप्लोडिप्लॉन्टिक में आपके एग्जांपल्स हैं बी कैल्प, क्योंकि कैल्प तो आपको डायरेक्टली याद ही करना था, बी कैल्प याद कर लो। बी का मतलब है ब्रायोफाइट, तो ब्रायोफाइट में हैप्लोडिप्लॉन्टिक है क्योंकि इसमें हैप्लॉइड ज्यादा रहता है। कैल्प का मतलब है कैल्प इटसेल्फ, के फॉर कैल्प। ई का मतलब है एक्टोकार्पस विच इज गिवन इन एनसीईआरटी। पी का मतलब है आपका टेरिडोफाइट जो कि गिवन है एनसीईआरटी में। लेमिनेरिया आपको एक्स्ट्रा याद करना है, यानी एक्टोकार्पस आपको गिवन है, आपको सिर्फ क्या याद रखना है, यहां पर लेमिनेरिया याद रखना है, ये आपका एक्स्ट्रा पॉइंट है। अगर आप देखो सेकेंड इंपॉर्टेंट ट्रिक, तो यह है जीएयूसी। जीएयूसी क्या है, ये आरएनए के नाइट्रोजनस बेस है। डीएनए में क्या पाया जाता है, एटीजीसी, जबकि आपका आरएनए में क्या पाया जाता है, एयूजीसी। तो ये एयूजीसी जो है ये मैंने यहां पर लिख दिया है घुमा करके जीएयूसी की फॉर्म में। जीए का मतलब है ग्रीन एल्गी, कौन कौन से, आपके उल्वा और आपके क्लैडोफोर, ये दोनों आपको याद करने हैं, ये दोनों पूछे जा चुके हैं पहले, उल्वा और क्लैडोफोर। ये आपके वो ग्रीन एल्गी है जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, यानी ग्रीन एल्गी में वेरिएशन देख रहे हो, एल्गी के अंदर वेरिएशन देख रहे हो। एल्गी में आपको क्या मिला, हैप्लॉन्टिक मिला, जैसे कि ग्रीन एल्गी, क्लासिकार एसयूवी। उसके अंदर आपको फ्यूकस भी मिला, यानी ब्राउन एल्गी जो है फ्यूकस, वो आपका डिप्लॉन्टिक भी है। और यहां पर अगर आप देखोगे हैप्लोडिप्लॉन्टिक, तो आपको उल्वा और क्लैडोफोरा भी देखने को मिल रहे हैं जो कि आपके हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। तो एल्गी काफी ज्यादा पहुंची हुई चीज है। देन आप याद कर सकते हो आरपी, आर का मतलब है रेड एल्गी, जिसका मतलब है पॉलीसाइफोनिया, ये आपका एनसीईआरटी में गया। एक्टोकार्पस और पॉलीसाइफोनिया तो गिवन ही था, आपको सिर्फ तीन नाम याद करने हैं, लेमिनेरिया, उल्वा और क्लैडोफोरा। और डिप्लॉन्टिक में आपको दो नाम याद करने हैं, डायटम्स और सार्गासम, दैट्स इट। ये आपके वो सारे एग्जांपल हैं जो आज तक किसी भी एग्जामिनेशन में पूछे गए, सारे के सारे ए टू जेड 100% कंप्लीट। राइट, ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इसीलिए इस पर थोड़ा स्पेशल एम्फसाइज किया गया है, थोड़ा स्पेशल ध्यान डाला गया है, जिससे कि आप लोग इसे अच्छे से कंसेप्चुलाइज कर पाओ, अच्छे से इन चीजों को याद कर पाओ। एक बार में एग्जांपल याद ना हो कोई दिक्कत नहीं है, इन ट्रिक्स को धीरे धीरे पढ़ो, क्योंकि हैप्लोडिप्लॉन्टिक के एग्जांपल से इंपॉर्टेंट है। उसमें तीन ट्रिक हो गई आपकी, बी कैल्प, जीएयूसी एंड आरपी, धीरे धीरे याद हो जाएंगी, कोई टेंशन नहीं है। तो मैंने इसके अंदर मेंशन भी कर दिया है कि ट्रिक है किस चीज के लिए। जैसे जीएयूसी में दो अल्फाबेट तो आपके उसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसके लिए आपकी ट्रिक बनी है, यानी ग्रीन एल्गी। आरपी में आर आपका रेड एल्गी को बता रहा है। तो ये सारी चीजें याद हो सकती हैं, कोई टेंशन इसमें नहीं है। टेक योर टाइम, आराम से याद कर लो, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अल्टीमेटली जब आपको ये चीजें क्वेश्चंस में दिखाई देंगी तो आपको अच्छे तरीके से ये याद भी होती हुई चली जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग प्रेस्टिजियस रिस्पॉन्स ऑन प्ले स्टोर। बहुत ही ज्यादा अच्छे रिव्यूज हमें मिले हैं, 5 स्टार रेटिंग्स मिली है, आपने काफी सारे लोगों ने नाम लिखा है हमारा बाकायदा, कि फैकल्टीज काफी अच्छी हैं। तो सब चीजों के लिए शुक्रिया बहुत बहुत। और अल्टीमेटली वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू गिव यू द मोस्ट फाइन कंटेंट पॉसिबल। हम एक्स्ट्रा क्लासेस भी ले रहे हैं, जो कि यार क्रैश कोर्स में या फिर किसी फुल लेंथ कोर्स में कोई भी नहीं लेता, राइट। तो एक्स्ट्रा क्लासेस लेकर भी हम लोग अपनी काम को जो है बहुत अच्छे तरीके से पूरा कर रहे हैं, जिससे जल्दी सिलेबस हो जाए एंड यू विल बी एंजॉइंग ईच एंड एवरीथिंग इन द मोस्ट बेनिफिशियल वे, राइट। Thank you so much. We'll surely catch you in the next lecture where we will be talking about the animal kingdom. हम लोग उस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, उसको भी हम लोग 2-3 पार्ट्स के अंदर खत्म करने की कोशिश करेंगे, जस्ट लाइक प्लांट किंगडम। वी हैव कवर्ड दिस किंगडम इन 3 डिफरेंट लेसन्स। हमें 2 में करना था,
लेकिन हमने 3 लेसन्स लगा दिए, कोई बात नहीं, लेकिन चीज़ें समझ में आनी चाहिए। सिमिलरली हम लोग एक्स्ट्रा लेसन्स ले सकते हैं एनिमल किंगडम में, वहाँ पर भी पूरा कंसेप्चुअलाइज़ेशन बेस्ड आपका चैप्टर जो है वो आपको करना पड़ेगा। राइट? थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद, टेक केयर।